जय हिंद दोस्तों। जेके पीसीएस का पेपर कंडक्ट हुआ है। मेरा नाम है अंकित सिन्हा और इसी तरीके से हम बैच के अंदर टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज कवर करते हैं। समग्र के नाम से हमारी बैच है। ज़्यादा जानकारी लेने के लिए नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज भी आया कि जेके पीसीएस का पेपर था और आपके पढ़ाए हुए बहुत से क्वेश्चन आए, ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज ही थे। योर वीडियोस हेल्प अ लॉट। और ये जेन्युइन कमेंट है, मुझे पता है, इसमें कुछ भी बटरिंग नहीं है क्योंकि पीवाईक्यूज का रोल बहुत बड़ा है और ये अभी इस वीडियो से प्रूव हो जाएगा। देखो, पहला सवाल है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। तो इसमें कह रहे हैं कि 3 स्टेटमेंट हैं, आपको करेक्ट वाला बताना है। तो पहले भी जेके पीसीएस में जो क्वेश्चन है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू टफ है। अगर आपको थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप कर लोगे। यहाँ पे फैक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। देखो, कह रहे हैं ना कि बिल्डिंग जो है हड़प्पा में वो ज़्यादा एलाबोरेटली कंस्ट्रक्टेड थे मोहनजोदारो के मुकाबले। दूसरा, मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ था जिनमें सिटाडल माउंट था, मतलब सिटाडल माउंट के अंदर। और तीसरा ये कि जो ग्रेनरी है ये लार्जेस्ट बिल्डिंग डिस्कवर हुई हड़प्पा में। अब किसी को अगर बेसिक नॉलेज भी है, जो वनडे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ग्रेट बाथ और ग्रेनरी, ये ग्रेट बाथ और ग्रेनरी ये दोनों मोहनजोदारो में मिले हैं, उनके साक्ष्य यानी एविडेंस। तो इस हिसाब से ये जो कह रहे हैं ग्रेनरी हड़प्पा में, यही गलत हो जाता है। तो अगर ये गलत है तो आप 3 को हटा दोगे। और पहला अगर आप सोच पाओ, देखो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, देखो उन्होंने क्या बताया था मोहनजोदारो के बारे में। ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स वाला चैप्टर है। इसमें उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर सबसे यूनिक फीचर था इनका। और जो मोहनजोदाड़ो है, ज़्यादा क्लोजली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये देखते हैं कि ये वेल नोन साइट है इस चीज़ के लिए, अर्बन सेंटर के लिए। हालांकि फर्स्ट साइट हड़प्पा डिस्कवर हुआ था, बट मोहनजोदाड़ो में ज़्यादा बेटर तरीके से अर्बन प्लानिंग हुई है और प्रॉपर सिटाडल है, लोअर टाउन है, अपर टाउन है, सारी चीज़ें सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। दैट मीन्स जो बिल्डिंग है हड़प्पा में ये ज़्यादा एलाबोरेटली कंस्ट्रक्टेड है मोहनजोदाड़ो के मुकाबले। ये गलत है क्योंकि मोहनजोदाड़ो के बिल्डिंग्स ज़्यादा एलाबोरेटली कंस्ट्रक्टेड है हड़प्पा के मुकाबले। तो इस हिसाब से पहला गलत है। अगर आप फर्स्ट को एलिमिनेट करते हैं तो देखो ये हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया, और तीसरा तो गलत है। और तीसरा भी अगर आपको इनफैक्ट पता है ना, तो 2 तो आप एलिमिनेट कर ही ले रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये मोहनजोदाड़ो में ही अर्बन प्लानिंग सेंटर है, आप देख सकते हो, बहुत फेमस था ये। और इसके अलावा ग्रेनरी यानी अन्नागार, जहाँ पे ग्रेन्स रखे जाते थे, उसके वो भी कहाँ से मिले, वो भी हमें मोहनजोदाड़ो से ही देखने को मिले। इसकी पूरी लिस्टिंग हम कवर करते हैं बैच के अंदर कि कहाँ से क्या मिला है। और ये सिंपल सी बात है, सबने पढ़ा है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ही यूनिक है। तो ये समग्र बैच की फाइल है। देखो, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई कि अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है, फिर कहाँ से क्या चीज़ें मिली, कौन सा हड़प्पन साइट है, A to Z फैक्ट्स हमने कवर किए हैं। और उसके अंदर अर्बन प्लानिंग वगैरह भी बहुत बार कवर करा। ग्रेन्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तरह के ग्रेन्स मिले और कहाँ से ये ग्रेन्स मिले, राइट। देखिए, बहुत सारे सवाल थे। इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस इजीली टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपको बुद्धिस्ट काउंसिल दिए गए और उसके रिस्पेक्टिव वेन्यूज़ के आधार पे मैच करना है। और ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में और बहुत सारे एग्जाम्स में। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो बुद्धिज्म वाली वीडियो से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। हमारी वीडियो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी, हालांकि वो पेड बैच की वीडियो है, बट मैंने एग्जाम से पहले डाल दिया था यूट्यूब पे। और वो बुद्धिज्म के नाम से, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के नाम से आप लिखोगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बाय फैसेट्स ऑफ यूपीएससी, मिल जाएगा। उसमें हमने काउंसिल डिस्कस किया था और फर्स्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो, थर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है पाटलिपुत्र में क्योंकि अशोक के टाइम पे हुआ था, और फोर्थ वाला ना कनिष्क के टाइम पे हुआ था कश्मीर में, राइट। और सेकेंड वाला कालाशोक के टाइम पे वैशाली में हुआ, और अजात शत्रु जो कि हर्यंक वंश के राजा थे, राजगिरी में हुआ था फर्स्ट काउंसिल। और इस हिसाब से जो आंसर है वो क्या होगा, तो सबसे पहले राजगिरी है, दूसरा वैशाली है, तीसरा देखो पाटलिपुत्र है जो कि अशोक के टाइम पे हुआ है, और चौथा कश्मीर है, कुंडलवन कश्मीर, और ये हुआ है कनिष्क के टाइम पे। ये भी याद रखना, फोर्थ वाला पूछते हैं, ठीक है, किसके टाइम पे हुआ। और पाटलिपुत्र जो है वो अशोक के टाइम पे पाटलिपुत्र में हुआ, थर्ड वाला। तो ये याद रख लेना बहुत अच्छे से, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो पेपर में तो फिर बहुत डिफिकल्ट है कट ऑफ क्लियर करना। तो ओनली 2 पेयर इसका सही है, आंसर इज ऑप्शन बी। और ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में भी देखने को मिलते हैं, ये बहुत बार ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकेशन दिए गए, आपने बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किन फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करा जहांगीर के टाइम पे। तो ये देखो, अभी रिसेंटली मैंने वीडियो डाली थी
हिस्ट्री PYQ मैराथन के नाम से 1.5 घंटे की। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा और उसमें मैंने आपको बताया था, मैराथन वीडियो की तरह था, वो मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन था आई गेस, है ना। और सारी चीज़ उस टाइम पे मैंने आपको बताई थी। ये भी बताया था कि 1612 में जहांगीर फरमान इशू करता है और इंग्लिश ट्रेड को अलो कर देता है, और उसी टाइम पे हम देखते हैं, और ये सबने पढ़ा है, कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है। ये देखो आप सिविल सर्विस में भी इनफैक्ट पूछा गया है कि 1613 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन दिया कहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करने का, तो सूरत में। ऑब्वियसली सूरत में ही पहली फैक्ट्री सेटअप की जाती है ना, तो सूरत होगा इसका आंसर। बाकी मद्रास बॉम्बे ये बाद की कहानी है। कैसे देखो, तो ये भी मैंने आपको बताया बहुत डिटेल में कि मद्रास कैसे कब किसको मिलता है। तो फ्रांसिस डे को मद्रास मिलता है 1639 में, ये बाद का टाइम पीरियड है, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। देखो 1608 में हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आता है, बट उसे ट्रेडिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। और 1612 में क्या होता है, 1612 में इंग्लिश पोर्टुगीज को हरा देते हैं स्वाली के बैटल में। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। स्वाली के बैटल में पोर्टुगीज को हरा देते हैं। अब देखो इंग्लिश का रास्ता साफ हो गया क्योंकि पोर्टुगीज को उन्होंने हरा दिया। अब मुगल्स काफ़ी इंप्रेस हो गए हैं और इंग्लिश ट्रेड के लिए उनके दरवाजे खुल गए। 1615 में क्या होता है, टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं, और इसी टाइम पीरियड के आसपास आप देखो तो ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल जाता है सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का, और इस तरह से ये परमानेंट फैक्ट्री इनकी इस्टेब्लिश हो जाती है। देखो ये चीज़ें मैंने लिख रखी है, टॉमस रो एम्बेसडर जैम फर्स्ट सिक्योर्ड परमिशन फॉर इंग्लिश ट्रेडिंग फैक्ट्रीज इन आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा और भरोच। यानी ये आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि 1613 में इन्हें सूरत की फैक्ट्री मिलती है, या यूँ कहें कि ट्रेडिंग पोस्ट मिलती है, और इसी के आसपास आप देखो 1615 में ही आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच इनमें परमिशन मिल जाती है फैक्ट्रीज के लिए। और ऐसे सवाल पहले भी पूछे गए हैं, ये सिविल सर्विसेज के पैटर्न पे बेस्ड है। और जब मैंने आपको बताया कि इसमें से आप ये ज़रूर याद रख लेना कहाँ से किन्होंने कौन सी ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। चलिए आपके लिए एक सवाल है, अगर आपने लेक्चर वो वाला ध्यान से देखा है जहाँ पे मैंने ये चीज़ें डिस्कस करी हैं, तो आप ये बताना कि डच की पहली फैक्ट्री कहाँ थी। आसान क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइएगा डच की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, डायरेक्ट पूछते हैं एग्जाम में। तो ये भी PYQ ही है, अगर आप देखो तो देखो पहले भी पूछा गया CDS में भी यूरोपियन ट्रेवलर्स के बारे में, और ट्रेवलर्स पे बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए हमने अलग से थीम के रूप में कवर करा ट्रेवलर्स को। इसी पेपर में आगे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये देख लेते हैं। पहले कह रहे हैं टॉमस रो जो कि रिप्रेजेंटेटिव वेस्ट इंडिया कंपनी के, इन्हें परमिशन मिला जहांगीर के द्वारा सूरत में फैक्ट्री ओपन करने की। दूसरा कह रहे हैं हॉकिंस वाज ड्रीवन आउट फ्रॉम आगरा, यानी आगरा से भगा दिया गया मुगल्स के द्वारा पोर्टुगीज के इंस्टिगेशन में। देखो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो ये तो आप जान रहे हो कि पोर्टुगीज के इन्फ्लुएंस में इन्होंने इस तरह से एक्ट नहीं करा है। पोर्टुगीज हालांकि इन्फ्लुएंस कर रहे थे, बट कुछ खास इनकी चली नहीं इस मामले में, और इनकी हॉस्टाइलिटीज़ भी चल रही थी पोर्टुगीज और इंग्लिश की, बट वो दरबार को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर रही थी, मुगल दरबार को। तीसरा कह रहे हैं कि फादर मॉन्सेरेट ट्रेवल्ड विद अकबर ऑन ही जर्नी टू कश्मीर। देखो ये ना सही है, और अगेन ट्रेवलर्स में हमने पढ़ा एंटोनियो मोन्सेरेट इनका नाम था, ये पोर्टुगीज प्रिस्ट है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि अकबर के दरबार में बहुत सारे, आप कह सकते हो कि रिलीजियस हेड भी पहुंचते हैं उन्हें अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्योंकि रिलीजियस हेड्स को ये लगता है कि बहुत ही रिलीजियसली टॉलरेंट पर्सन है अकबर, तो उन्हें इन्फ्लुएंस करके देखते हैं। तो इसी तरीके से एंटोनियो मोन्सेरेट जो कि पोर्टुगीज प्रीस्ट थे, इनके साथ और 2 लोग आते हैं, रोडोल्फो एक्वाविवा और फ्रांसिस्को एनक्रीज, के 3 लोग होते हैं, जेसुइट मिशन को लेकर आते हैं एम्पेरर अकबर के कोर्ट में। उसके बाद कुछ खास इनको फ़ायदा दिखता नहीं है, वो बहुत समझाते हैं अपने रिलीजन के बारे में, बट अकबर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। और आपने पता होगा ये भी कि एक रिलीजियस असेंबली भी अकबर बनाते हैं अपने टाइम पे, आई गेस इबादत खाना के नाम से, तो उसमें भी बहुत सारा रिलीजियस डिस्कशन चलता है, बट वो डिस्कशन किसी भी रूप में अकबर को पर्सनली इन्फ्लुएंस नहीं करता है, ठीक है। तो बाद में फिर वो दरबार को छोड़ देते हैं, मतलब अपने रास्ते काबुल चले जाते हैं। हाँ देखो ये चीज़ भी, ये एक सेकंड, ये देखो कश्मीर, तो कश्मीर, काबुल, बहुत सारी जगहों पे ये इनके साथ भी चलते हैं, बट एट द एंड कोई खास फायदा दिखता नहीं, तो वापस ये गोवा मोन्सेरेट जो है वो 1582 में रिटर्न कर जाते हैं। तो तीसरा भी सही है, और ये याद रखना फादर मोन्सेरेट के नाम पे पहले ही पूछा गया, बाद में ही पूछा जाएगा। तो तीसरा तो सही है, तो ये 2 तो हट जाते हैं, और इसमें से सेकेंड वाला जो है वो गलत है, तो आई गेस आंसर इसका डी है 1 और 3, ठीक है।
और यहाँ से भी ये रिपीट होता है कि कहाँ पे क्या फैक्ट्री मिली। पहला स्टेटमेंट अगर आप देखो तो ये देखो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कह रहे हैं कुछ मॉन्यूमेंट्स आपको दिए गए और बताना है कि इनमें से किन मॉन्यूमेंट्स में पिटरा ड्यूरा यानी इनले वर्क होता है सेमी प्रीशियस स्टोन्स के साथ, इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। ताजमहल, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट और शालीमार बाग। ध्यान से अटेम्प्ट करना, ये आसान क्वेश्चन ही है क्योंकि देखो ये ना बाग है एक तरह का। अगर आपको पिटरा ड्यूरा के बारे में पता है, नहीं भी पता है, देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि इनले वर्क है सेमी प्रीशियस स्टोन्स के साथ। ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये आप देख सकते हो। इस तरह से जो नक्काशी की जाती है ना, इसे हम पिटरा ड्यूरा कहते हैं। पिटरा ड्यूरा यानी हार्ड स्टोन। हार्ड स्टोन में जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह का यूज किया जाता है, मार्बल वगैरह का, जिससे डेकोरेटिव, फ्लोरल और ज्योमेट्रिक डिजाइन्स बनाया जा सके। आप जैसा कि देख पा रहे हो, तो यही होता है पिटरा ड्यूरा। और इसमें ना बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स का यूज करते हैं, जैसे जेद हो गए, लेपिस लाजुली का नाम आपने सुना होगा, हड़प्पा के टाइम पे भी मिला था जो। तो ये सारे स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें काटा जाता है, शेप दिया जाता है, पॉलिश किया जाता है और मार्बल में लगाया जाता है। शाहजहाँ के आर्किटेक्चर में ये कैरेक्टरिस्टिक भर भर के देखने को मिलता है। और अगर आप देखो इनमें से तो ताजमहल हो गए, आगरा फोर्ट हो गए, रेड फोर्ट हो गए, सारे मुगल पीरियड के टाइम के हैं। हालांकि शालीमार बाग भी मुगल पीरियड के टाइम का है, बट शालीमार बाग में स्पेसिफिकली नहीं देखने को मिलता। और हुमायूं टॉम हो गए, फतेहपुर सीकरी, शालीमार बाग, अकबर की बिल्डिंग, तो जनरली इनमें नहीं देखने को मिलता क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टाइल वर्क की जाती है, मतलब नक्काशी की जाती है महंगे महंगे पत्थर लगा करके। तो इस हिसाब से आंसर जो है सी होना चाहिए, ओनली 3। इस तरह क्वेश्चन पहले ही पूछे गए हैं पिटा ड्यूरा के बारे में, बट इतना स्पेसिफिक नहीं पूछा गया। तो ये तो डिपेंड करेगा क्लैरिटी पे। अगर आपको एग्जैक्टली पता है पिटा ड्यूरा का मतलब, तो आप इसे डिकोड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कह रहे हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में कॉन्टेम्पररी एविडेंस यानी उस टाइम के समकालीन एविडेंसेस कौन से फॉरेन अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं। यानी विदेशों से बहुत सारे यात्री आए, उन्होंने हमारे देश के बारे में यानी बहुत सारी चीज़ें लिखी, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली विजयनगर एम्पायर के बारे में कौन कौन सी राइटिंग्स हैं। अब्दुल रजाक की राइटिंग, डोमिंगो पेयस का ट्रेवल अकाउंट, इबन बतूता का रहला और कोंटी के ट्रेवलोग यानी यात्रा वृतांत, जो यात्रा के दौरान लिखे जाते हैं अपने ट्रेवल के एक्सपीरियंसेस को लेकर। तो ये क्वेश्चन भी है। अब देखो ट्रेवलर्स पर हमने अलग से बात करा, इसी वजह से जो हमारा बैच है उसमें हमने थीम वाइज डिवीजन किया है ना। तो वही फाइल में रिप्रेजेंट करता हूँ आपके सामने ताकि हम पूरा रिवीजन कर लें। ये ट्रेवलर्स वाली वीडियो है और इसमें मैंने इबन बतूता के बारे में आपको बताया अलग से। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लीन इट। तो देखो इन्होंने रहला लिखा है जो कि अरेबिक में है। पहले तो यही याद रखना, सीडीएस में 2 बार पूछा गया है, 14th सेंचुरी की ये बुक है। और खास बात यह है कि इन्होंने भी विजयनगर विजिट करा था, लेकिन रहला बुक में विजयनगर का कोई जिक्र नहीं है। और ये चीज़ें हम आगे भी पढ़ते हैं, पहले ही पूछा गया है, मैं दिखा भी देता हूँ, ये है ना, जस्ट अ सेकेंड। सो ये देखो आप, इन्होंने सीबीआई में पूछा कि ऑथर कौन है, तो ये तो डील नहीं कर रहा है डायरेक्टली, लेकिन ये वाला सवाल आप देखो, इन्होंने पूछा कि इबन बतूता का जो रहला है जो कि 1355 में कंप्लीट होता है, ये क्या है। ऑटोबायोग्राफी है, दिल्ली सुल्तान की अकाउंट्स है, रिलीजियस टेक्स्ट है, या अकाउंट्स है ऑन ट्रेड विथ मोरक्को। तो आई गेस इसका आंसर डी है। तो ये ना मोर ओवर ये डील करता है कि मोरक्को के साथ कैसा ट्रेड हुआ या फिर इनके ट्रेवल एक्सपीरियंसेस कैसे थे। ये सुल्तान वगैरह के बारे में कुछ अकाउंट्स नहीं बताते, और खास तौर से इतने लंबे टाइम पीरियड तक, तो ये चीज़ें एसोसिएट नहीं होती हैं। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करा तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सो इस हिसाब से जो इबन बतूता का रहला है वो शामिल नहीं है, इसे आप हटा दो। तो 3 हट गया, यानी ये हट गया, ये हट गया और ये भी हट गया, क्योंकि ऑल 4 में 3 भी आता है। सो आंसर इज बी। तो ये PYQs के बेस पे देखो, ये पहले ही पूछा गया रहला वगैरह के बारे में, और ये सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। और अगर बाकी के आप चेक करना चाहो तो वो भी देख लेते हैं हम। देखो आप, पहले भी पूछा गया विजयनगर एम्पायर से एसोसिएट करके ट्रेवलर्स के बारे में, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया सवाल है। जैसे ये एक तो हो गया, देन इसके बाद ये देखो इन्होंने पूछा है कि अभी जो नाम थे ना वही नाम है, कोंटी, अब्दुल रजाक, निकिती, नूनीज वगैरह इन्होंने विजिट करा है विजयनगर एम्पायर को। देन इसके बाद आप देखो डोमिंगो पेयस ने डिस्क्राइब करा है किस शहर की सिटी को, तो विजयनगर को। बट रहला डील नहीं करता है विजयनगर के साथ, और ये PYQ के रेफरेंस से ही आपको समझ आएगा, अदरवाइज डिफिकल्ट है ऐसे छोटे मोटे। देखो फिर ये इन्होंने पूछा कि कौन सा ट्रेवलर्स इटली से था जिसने विजयनगर एम्पायर को विजिट करा,
ठीक है। तो विजिट तो इसने भी करा था, ऐसा नहीं इसने विजिट नहीं करा था, बट बात कुछ ऐसी है ना कि सिर्फ विजिट इनफ नहीं है। उन्होंने खास तौर से पूछा स्पेसिफिकली कि इन्होंने रेहला में लिखा है या नहीं, तो इवन बतूता का जो रेहला है उसमें इन्होंने नहीं लिखा है विजयनगर एम्पायर के बारे में। और ये चीज़ PYQ से क्लियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का अकाउंट है ऑन ट्रेड विथ मोरक्को, ये PYQ है। अब ये देखो क्रिप्स मिशन के बारे में है, 2 क्वेश्चन जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री वाले, क्रिप्स मिशन का और ये वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाला, ये दोनों के दोनों मॉडरेट लेवल के हैं, बहुत आसान नहीं है, तो आप पहले अटेम्प्ट करिए। देखो कह रहे हैं कि प्रोविंसेस वर टू एंजॉय फुल ऑटोनॉमी एंड कुड चूज टू रिमेन आउटसाइड द प्रपोज इंडियन यूनियन, यानी प्रोविंसेस पूरी आज़ादी फुल ऑटोनॉमी एंजॉय कर सकते हैं और इंडियन यूनियन का जो प्रस्ताव रखा गया था ना क्रिप्स मिशन के टाइम पे, उससे बाहर भी रह सकते हैं प्रोविंसेस। दूसरा कह रहा था मिशन प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आफ्टर द वॉर, यानी जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। तीसरा ये कि मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया ऑफर को, क्योंकि ये खास तौर से पाकिस्तान डिमांड को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, नहीं मान रहा था। तो क्या होगा इसका आंसर? देखो यहाँ पे ना जो थर्ड स्टेटमेंट है पाकिस्तान को लेके एंड देन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात है, ये सब कुछ हमने पढ़ा है क्योंकि क्रिप्स मिशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था मॉडर्न हिस्ट्री के 1 शॉट में बहुत सारे सवाल करे थे हमने क्रिप्स मिशन के ऊपर, देन इसके अलावा UPPSC के डिस्कशन के टाइम पे भी, और BPSC MDI का पेपर हमने एनालाइज करा था, तो मैंने आपको बहुत तेरे सवाल करवाए थे, बहुत सारे सवाल करवाए थे क्रिप्स मिशन के ऊपर। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहाँ से मेंबर होंगे, तो ये ना स्पेसिफिक जाके पूछ रहे हैं। इस स्टेटमेंट में तो सिर्फ पूछा है कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी, बट ये जो असेंबली होगी इनमें मेंबर्स कहाँ से आएंगे, तो ये कह रहे हैं ना कि नॉमिनेट किए जाएंगे असेंबली से भी और प्राइंसली स्टेट से भी। तो यार देखो फिर इलेक्शन का फायदा क्या हुआ, मतलब एक हम संविधान भी बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी, और सारे लोगों को नॉमिनेट करके ही ला रहे हैं। आपको हर चीज़ लॉजिकली समझनी पड़ेगी, हर जगह आप फैक्ट याद नहीं कर सकते हो, तो ये बात गलत हो जाती है। क्योंकि देखो प्राइंसली स्टेट में तो नॉमिनेट किया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी राजा इलेक्टेड है, ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्शन करवाओगे तो फिर राजा वो किस बात के हैं, लिंक बना पा रहे हो ना, तो वहाँ पे नॉमिनेशन होगा, बट असेंबली से तो इलेक्शन होगा। तो ये दोनों बातें थी, तो ये गलत हो जाता है, और ये सिविल सर्विसेज का PYQ है, ठीक है। कोई भी प्रोविंस जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को, वो ब्रिटेन के साथ सेपरेट एग्रीमेंट कर सकता है। अब ब्रिटिशर्स हैं तो वो तो ऑटोनॉमी को दिखाने के लिए कि हाँ प्रोविंसेस अपने आप में आज़ाद है, अगर वो इंडियन यूनियन से नहीं मिलना चाहते हैं तो इंडियन यूनियन ज़बरदस्ती नहीं मिला सकता, तो ये चीज़ भी वो रखते ही हैं। फिर आप देखो ये वाला सवाल था कि कौन सा करेक्ट नहीं है ना, तो इसमें ये वाला गलत था, क्योंकि इन्होंने ये पूरा मैंने एक्सप्लेन करा है, दोबारा एक्सप्लेन करने का फायदा नहीं है। जो फैक्ट मैंने आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया। कई बार थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें पूछ लेते हैं कि ऑफिशियल नेगोशिएटर कौन थे, यानी कांग्रेस के बिहाफ में किसने नेगोशिएट करा ब्रिटिशर्स के साथ, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे और मौलाना आजाद थे। तो इस तरह के सवाल है, फिर कांग्रेस ने रिजेक्ट करा या क्या करा और किस तरह से क्या रीज़न थे, वो सारे सवाल पूछे गए हैं। तो अभी ओवरऑल हम देखें इस स्टेटमेंट में, तो ये सेकेंड, हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं ना कि मिशन प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर, ये बात सही है, और फुल ऑटोनॉमी की बात भी, और ये भी हमने पढ़ा कि आउटसाइड भी रह सकते हैं प्रोविंसेस, है ना, सिविल सर्विसेज का PYQ है। तो पहला और दूसरा से, बट तीसरा द मुस्लिम लीग रिजेक्टेड ऑफर, तीसरा भी सही है, सो आंसर इज C, है ना। यही रीज़न था मेजरली कि मुस्लिम लीग ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ये हर जगह पे कवर्ड, हमने ही बैच में कवर करा, सारे ही क्वेश्चन बैच से हो जा रहे हैं आई गेस। अभी देख लेते हैं, शायद एक आध ना हो, पिटा ड्यूरा वाला स्पेसिफिकली नहीं है, बट रेफरेंस से वो हो जा रहा है, PYQ के रेफरेंस से, बाकी सारे सवाल ऑलमोस्ट सॉल्व हो रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आप देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में कह रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला कह रहे हैं ये इंट्रोड्यूस करता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को, यानी प्रांतों को स्वायत्तता दी जाती है विथ मिनिस्ट्रीज रेस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टेड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। एक तो सेंटर है, अब सेंटर को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया है, तो ये कह रहे हैं इनको भी ऑटोनॉमी रहेगी इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद। दूसरा कह रहे हैं ओवर राइडिंग पावर ऑफ द गवर्नर जनरल इन बोथ प्रोविंशियल एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी गवर्नर जनरल के पास ओवर राइडिंग पावर है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो डिसीजन होगा उसको वो नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो ये पावर ना पहले से थी, इसे बनाए रखे हैं, रिटेन करे रखे हैं, ये कह रहा है ये सेकंड स्टेटमेंट। रिटेन मतलब बनाए रखना। तीसरा कह रहे हैं इट एस्टेब्लिश्ड बाय कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर एंड इन ऑल प्रोविंसेस विदाउट एक्सेप्शन, यानी सेंटर में और प्रोविंसेस में, मतलब जितने भी प्रोविंस हैं सारे के सारे प्रोविंसेस में बिना किसी एक्सेप्शन के बाय कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया या फिर स्टैब्लिश कर दिया गया। देखो थर्ड वाला एक्सट्रीम है,
है ना, थर्ड वाला एक्सट्रीम है, और बाय लॉजिक भी गलत हो जा रहा है। तो 3 को जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे आंसर तक आप पहुंच जाओगे। देखो स्पेसिफिकली मैं बता देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या बातें थी, हमने कई बार पढ़ा है, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, आप जानते हो ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो बातें थी वो ये कि प्रोविंसेस में डायरकी को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, प्रोविंसेस में डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया, और ये चीज़ हर जगह पे मेंशन्ड है। और इसी के साथ ही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतों को सहायता दे दी गई, प्रोविंशियल असेंबली में इलेक्टेड मिनिस्टर्स आने लग गए, और प्रोविंसेस को एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल भी गए। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई पावर नहीं दी गई, तो इसका मतलब वही है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई। और इस हिसाब से जो पहला है ना वो सही हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा कह रहा है रिटेन रखा है, देखो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिल गई, बट ब्रिटिशर्स ही रियल पावर रखेंगे, वो प्रोविंसेस को मेन पावर क्यों देंगे? तो इसी वजह से गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास स्पेशल पावर्स थी, जैसे डिस्क्रिशनरी पावर हो गए, वो मिनिस्टर के एडवाइस को आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं, मिनिस्ट्रीज को डिसमिस कर सकते हैं, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए, और भी बहुत सारे एरियाज उन्होंने अपने पास रखे थे। तो इस हिसाब से ऑटोनॉमी थ्योरी में दी गई, बट असल पावर ब्रिटिशर्स के पास थी, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट उन्होंने अपने हाथ में रखा था। ठीक है, हम सब ने ये पढ़ा है क्योंकि ये सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू है। देन इसके बाद जो तीसरा है ना, ये एक्चुअली गलत है। बात कुछ ऐसी है कि सारे प्रोविंसेस बाय कैमरल नहीं थे, केवल 6 प्रोविंसेस को बाय कैमरल लेजिस्लेचर मिले थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और असम। बस इन्हीं 6 प्रोविंसेस को बाय कैमरल लेजिस्लेचर मिले थे, बाकी किसी को नहीं मिले थे। तो सेंटर में बाय कैमरल था, है ना, जो आपने पढ़ा होगा, ये तो सेंटर वाला। एक होता है फेडरल असेंबली जिसे आप आज के लोकसभा से एसोसिएट कर सकते हो, और दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट यानी आज का राज्यसभा आप एसोसिएट कर सकते हो, यानी अपर हाउस था ये, और फेडरल असेंबली मतलब लोअर हाउस। और ये चीज़ें मेंशन्ड है स्टैंडर्ड बुक्स में, और इस हिसाब से ना तीसरा जो है वो गलत है, बाकी दोनों सही है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे बहुत सारे सवाल है, बट यहाँ मैं नहीं रिवाइज करा सकता, आप समझ सकते हो लिमिटेशन हमारी, 50 से ज़्यादा सवाल हैं सिर्फ इसके ऊपर, और सारे एक्ट को मिला करके बहुत सारे सवाल हो जाते हैं, तो वो हम बैच में ही कवर करते हैं, या कई बार जो यूट्यूब के वीडियोज़ हैं उनमें भी डिस्कस कर लेते हैं अगर वीडियो छोटा रहता है तो। अब देखो लाहौर सेशन के बारे में पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाना चाहिए। देखो जो क्वेश्चन इजी हैं वो इजी हैं, वो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, नहीं तो प्रीलिम्स में बहुत दिक्कतें आएंगी। अब इसमें जो कह रहे हैं ना कि सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रिजाइड करा, ये देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये गलत है, और इन फैक्ट्स में कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। ये नेहरू जी ने प्रिजाइड करा था 1929 में, लाहौर में, रावी नदी के तट पे पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन लिया था, और इसके बाद से फिर उसी डेट को खास माना गया। तो जो सेकंड कह रहे हैं पूर्ण स्वराज अडॉप्ट किया गया, सही बात है। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में डिसाइड किया जाने लग गया, ये बात भी सच है। और इसके बाद कह रहे हैं पार्टिसिपेशन को अप्रूव करा, नहीं ये चीज़ गलत है, और ये आप देख सकते हो, है ना। देखो सिविल सर्विसेज के ऑप्शंस कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप ये पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। देखो कह रहे हैं कि 1929 का जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये सिग्निफिकेंस है, यानी इनका बहुत महत्व है हमारे इतिहास में। क्यों? पहला कह रहे हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट के अटेनमेंट के लिए डिक्लेयर किया गया ऑब्जेक्टिव के रूप में, यानी अब से जो हमारा उद्देश्य है वो सेल्फ गवर्नमेंट का होगा, ये कांग्रेस ने कहा। दूसरा ये कह रहे हैं अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस, यानी कांग्रेस का एक गोल हो गया कि पूर्ण स्वराज हमें अटेन करना है, प्राप्त करना है। तीसरा ये कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया, और चौथा डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज टेकन, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया गया। ये तो आप जानते हो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है पूर्ण स्वराज। जैसे ये टर्म दिखे आप समझ जाना ये 1929 से एसोसिएटेड है, तो आंसर इसका बी है। बट इसमें डी गलत है ना, डी गलत है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का डिसीजन तो नहीं लिया गया। दैट मीन्स यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाली जो बात है ये तो गलत हो जाती है, 4 तो गलत हो जाता है, तो 4 को आप एलिमिनेट कर दो, और इसमें से पहला भी गलत है, पहला एलिमिनेट कर दो, सो आंसर इज बी। इवन दो अगर आपको 4 नहीं पता है ना और सेकंड थर्ड पता है, तो भी आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं। 4th वाले में कंफ्यूजन हो सकती है कि शायद राउंड टेबल, क्योंकि आसपास का टाइम पीरियड है ना, बट ऐसा नहीं है, और ये चीज़ के लिए हमने अलग से कोई सोर्स नहीं पकड़ा, ये देखो पीवाईक्यू का ही ऑप्शन है। तो ऑप्शंस कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गलत वाले, ये सही वाला ऑप्शन है भी नहीं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा ये इसका आंसर है, टिक करो आगे बढ़ो, राइट, वो गलत अप्रोच है। इसलिए हम सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। अब तो आप समझ गए ना पीवाईक्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, वो तो हर वीडियो में मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन था सिविल सर्विसेज का, इसमें कह रहे हैं कि लाहौर सेशन वगैरह के बारे में कि किन्होंने
बेसिकली इसे प्रिजाइड करा था, है ना, अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1929 वेयर इन अ रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड। तो रेजोल्यूशन क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, यानी हिंदी में कहें तो पूर्ण स्वराज, और ये प्रिजाइड किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन देखो अब सिविल सर्विसेज का है। पहले आप स्टेटमेंट्स देख लो, फिर मैं ऑप्शन देता हूँ। देख लिए? ये देखो ऑप्शन से है इनके। अब देखो पहला कह रहे हैं कि कांग्रेस पास अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो ये तो सही है, यानी आंसर होगा या तो ए या फिर सी। तीसरा कह रहे हैं रेजोल्यूशन वाज पास्ड रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी, दो नेशन की जो थ्योरी थी उसे, देखो उस टाइम पे टू नेशन थ्योरी वगैरह की चर्चाएं उतनी नहीं थी, और ये मेन मुद्दा नहीं था, मेन मुद्दा था पूर्ण स्वराज का। तो तीसरा भी हो जाता है गलत। सो आंसर इज A1 ओनली। रिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी इस सेशन में, ये तो आप जानते हो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की सुलह लखनऊ सेशन में हुई थी। सो आंसर शुड बी ऑप्शन सी। तो PYQ का रेफरेंस हमेशा ही काम आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें कह रहे हैं पाबना एग्रेरियन रिवोल्ट से कौन कौन से पर्सनालिटी जुड़े हुए हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईशान चंद्र रॉय, राम मोहन रॉय, शंभूनाथ पाल और तोमा दोरा। अब देखो ये क्वेश्चन टफ है एक्चुअली, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अपराइजिंग्स हमने पढ़ा था अलग से, तो अपराइजिंग्स के टाइम पे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, जैसे इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग्स हो गए, देन इसके बाद नामधारी मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, उसके बाद मपीला हो गया, ट्राइबल मूवमेंट। तो इस टाइम पे आप देखो पाबना एग्रेरियन वगैरह भी है, बट बहुत डिफिकल्ट है ये चीज़ें याद रख पाना, आप बहुत अलग से पढ़ोगे। शाह चंद्र रॉय जी हैं, उसके बाद शंभू पाल हैं, खुदी मुल्ला है, और जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने और RC दत्त जी ने सपोर्ट करा था, इनफैक्ट सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का भी सपोर्ट था। तो इस हिसाब से आप फिर प्रिपेयर कर पाओगे। बुक्स में होता है मेंशन, बट वही कहा मैंने कि इतना माइनर डिटेल प्रिपेयर करके जाना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसमें से वैसे अगर हम बात करें अभी के लिए, तो क्या आंसर होगा? देखो राम मोहन रॉय जी तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट यहाँ एलिमिनेशन का गेम ही नहीं है, अदरवाइज बहुत आसानी से हम आंसर तक पहुँच सकते थे, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है ना। राम मोहन रॉय जी का जो जन्म है वो 1772 में हुआ था, तो आप यहाँ से एसोसिएट कर पाओगे। और 4 हट जाने से काम नहीं बनेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा ईशान चंद्र रॉय है, शंभूनाथ पाल है, टोमा दोरा भी नहीं है, तो 3 यहाँ पे हैं। सो आंसर इज बी। वैसे देखो अगर आप 1-2 तक पहुंच जाओ और एसोसिएशन लगाना चाहो, तो यूजुअली मैं कभी नहीं ट्रिक्स वगैरह पे बिलीव करता हूं, बट देखो 6 है ना स्टेटमेंट, तो यूजुअली वो 3 डालते हैं, ऐसा मैंने देखा है इस तरह के क्वेश्चंस में। आप पीछे भी देख सकते हो अगर ऐसा सवाल है ओनली वाला, तो वहाँ भी अगर वो 5, हाँ ये जैसे 4 है ना, तो इसमें 3 रखे हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। और 4 स्टेटमेंट रहा तो यूजुअली 2 रखते हैं, बट यूजुअली कहा है मैंने, बिल्कुल लास्ट रिजोर्ट में आपको यूज़ करना है। इनिशियल तो पहले नॉलेज ही काम आएगा, नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ये सभी जानते हैं। इसमें जो तोमा दोरा है, देखो वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ये भी रिवोल्ट से जुड़े हुए हैं। तो इनका नाम है तमन्ना दोरा, तमन्ना दोरा या फिर तोमा दोरा कहते हैं। तो इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि इनका जो रिवोल्ट है, क्योंकि वो क्या करेंगे ना, आपसे ये नाम देंगे और पूछेंगे कि बताइए किस तरह किस रिवोल्ट से जुड़े हुए हैं। तो ये सिग्निफिकेंट कोया ट्राइबल लीडर हैं, कोया, ठीक है, कोया ट्राइबल लीडर थे ये, और इन्होंने फर्स्ट मेजर रंपा रेबेलियन को लीड करा था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो रिवोल्ट है ना, जो 1857 से पहले वाले हैं, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचो, हम तो हमेशा यही सोचते हैं 1857 ही पहला था जहाँ ब्रिटिशर्स के खिलाफ चीज़ें देखने को मिली, बट उनसे पहले भी बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स भी देखने को मिले। वो तो वही बात मैं हमेशा आपको बताता हूँ, 1855 में जब संथाल रिवोल्ट हुआ ना, झारखंड और इनके आसपास के एरिया में, राजमहल वाले एरियाज में, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, डजेंट मैटर, बट ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो आवाज़ उठनी है वो 1857 से पहले भी देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड था अप्रोक्स समझ लो 1839 से लेके 48 के आसपास का। और ये ना इनकी टैक्टिक्स गुरिल्ला टाइप की थी, गुरिल्ला वारफेयर थे, और ट्राइबल राइट्स के लिए ये लड़ रहे थे। तो ये ध्यान रखना आप। तो इनका कोई एसोसिएशन नहीं है इसके साथ, पाबना एग्रेरियन के साथ। नेक्स्ट देखो, तो इसमें जर्नल दिए गए, पत्रिकाएं हैं, और आपको बताना है कि इनमें से कौन इनके फाउंडर या एसोसिएटेड पर्सन है। एसोसिएटेड पर्सन इसलिए दिया गया क्योंकि कई बार फाउंडर कोई और होते हैं और एडिटर कोई और होते हैं, बाद में वो अपने नाम पे चला लेने लगते हैं वो न्यूज़पेपर्स को, या फिर वो एडिट करते हैं, तो उनका नाम भी जोड़ा जाता है। तो इसमें है केसरी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाली बाल गंगाधर तिलक, सुधारक है गोपाल कृष्ण गोखले, और इंडियन मिरर है केशव चंद्र सेन। इस तरह का सवाल BPS में ही पूछा गया था, तो इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया था और आपको बताना था कि कौन सा करेक्ट है। पहला आप अटेम्प्ट करो ये। तो द हिंदू है, केसरी है, बंगाली है, और हिंदुस्तानी सुधारक है।
हिंदुस्तानी अलग है और सुधारक अलग है। तो इसका आंसर ना देखो, द हिंदू के तो जी सुब्रमण्यम अय्यर जी हैं, और केसरी के बाल गंगाधर तिलक, बंगाली न्यूज़पेपर के फाउंडर है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले की बहुत फेमस पत्रिका थी। सो आंसर इसका डी है। तो यहीं से बहुत सारे सॉल्व हो जा रहे हैं। अभी हमने पढ़ा ये तो केसरी के बारे में कि केसरी बाल गंगाधर तिलक जी की है और बंगाली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की, तो ये तो स्टेटमेंट ही स्वैप कर दिया गया है। और सुधारक हमने पढ़ा गोपाल कृष्ण गोखले जी के। इंडियन मिरर देखो, ये हमने नहीं पढ़ा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो ये देख लेते हैं। इंडियन मिरर वैसे कि हर बुक में कवर्ड है, हम लोग भी कवर करते हैं सोर्सेज में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, ये है ना, कुछ यूनिक नहीं है इसमें। इंडियन मिरर एक इंग्लिश डेली था, यानी हर दिन आने वाला अखबार था कलकत्ता का, और ये गवर्नमेंट जर्नल था मास्किंग अंडर द डिस्गाइज ऑफ एन इंडियन डेली, समझ गए ना। और ये 1861 में फाउंड किया गया था, फोर्टनाइटली, यानी ये 15 डेज में आने वाली पत्रिका थी। और इनके फाउंडर कौन थे, तो मनमोहन घोष जी थे, और इनको हेल्प प्रोवाइड की थी देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने। तो दो लोग थे, मनमोहन घोष जी और देवेंद्र नाथ टैगोर। और 1863 में ये नरेंद्र नाथ सेन जी के द्वारा एडिट होता है, और ये इनको बहुत पॉपुलराइज कर देते हैं इस पर्टिकुलर पेपर को, इंडियन मिरर को। तो ये याद रखना, NN सेन जी का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्पेक्ट्रम वगैरह में NN सेन का नाम मेंशन है, तो बहुत लोग सोचते हैं फिर ये दोनों, तो ये फाउंडर थे, एक्चुअल फाउंडर, बाद में एडिटर होते हैं। और इनकी फिर ये प्रोप्राइटरशिप मिल जाती है ना इन्हें 1870 में। फिर 1876 में क्या होता है, इसे डेली न्यूज़पेपर के रूप में केशव चंद्र सेन जी के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइट। तो ये है। इसी नाम का 1903 में भी एक ब्रिटिश पेपर फाउंड होता है, बट वो हमारे काम का नहीं है। तो इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन जी, ये भी सही है, क्योंकि एसोसिएटेड पर्सन भी दे रखा है ना। तो 2 सही है और 2 तो गलत है साफ तौर से। सो आंसर इज बी, ओनली 2 पेयर। तो ये हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 10 सवाल थे। आपके कितने ठीक हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर PCS में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस की। हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जैसा कि आप जानते हो, ये जो पेपर है वो सिविल सर्विसेज के काफ़ी सिमिलर है, यानी लेवल वाइज भी अगर हम देखें तो 1 लाइनर और फैक्चुअल क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, जैसा कि बाकी स्टेट PCS में पूछे जाते हैं। तो ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अपकमिंग सिविल सर्विसेज के लिए। अगर आप इसी तरीके की PYQ एनालिसिस सही तरीके से, टॉपिक वाइज तरीके से चाहते हैं, तो ये हमारी समग्र बैच है। इसमें NCERTs, PYQs बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर्ड है। मतलब ये 1 स्टॉप सॉल्यूशन है आपके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए या फिर स्टेट PCS की प्रिपरेशन के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर है, यहाँ से आप व्हाट्सएप के थ्रू ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। देखो, ये पहला सवाल है, इसमें कह रहे हैं कि किस एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की बात पहली बार देखने को मिली। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसे एक रेफरेंस मैंने लिया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार कब इस्टेब्लिश हुआ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, सेम ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो अलग दे रखे हैं, बट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये सबने पढ़ा है, हमने पढ़ा, बेसिक सोर्स है ये। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसमें पहली बार फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात देखने को मिली। अब देखिए, PCS के जो फंक्शंस हैं वो कैसे होंगे, इन चीज़ों पर तो एग्जैक्टली बात नहीं की गई थी, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से रूल्स बनाए गए थे, और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे एक बात तो ये थी कि एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराए जाएंगे, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होगा फॉर सिविल सर्विसेज पोजीशंस के लिए, और इसके अलावा कैंडिडेट्स के रिकमेंडेशन की बात की गई, और गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के जो मुद्दे हैं उनमें एडवाइस के लिए ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट की बात की गई। तो इन चीज़ों की बात देखने को मिलती है, राइट। और ये जो प्रोविंशियल कमीशन है ये बाद में जाकर ऑपरेशनल होते हैं, ठीक है। 1919 का जो एक्ट है ना, इसमें पहली बार प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई, बट एग्जैक्टली क्रिएट कब किया गया ये, तो इसका जो क्रिएशन है वो 1935 के बाद देखने को मिला, जो कि 1937 में जाकर ऑपरेशनल होता है, यानी फंक्शन में आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार इसकी बात देखने को मिली, इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई, बट इस्टेब्लिश नहीं की गई। जो ये इस्टेब्लिश है वो 1937 में जाकर होती है, और फाइनली जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है वो कब ऑपरेशनल होता है, 1937 में, आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, इस डिफरेंस को समझना। यहाँ पे आंसर सी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो फर्स्ट चेयरमैन थे रोज बार्कर। रोज बार्कर थे फर्स्ट चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तो इसमें कह रहे हैं कौन सा करेक्टली मैच है, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट, इनकम टैक्स कॉन्करेंट लिस्ट, पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट और सेंसस यूनियन लिस्ट। ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आप ये देखो, पहले इन्होंने पूछा था कि एजुकेशन किस लिस्ट में है, फिर उसके बाद पूछा गया CAPF में। इसी तरीके से बहुत सारे सवाल है, मैंने कुछ सवाल लिए सेलेक्ट करके जिसमें इस तरह के स्टेटमेंट शामिल हैं जो एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो जो एजुकेशन है ना, ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, यानी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एजुकेशन पे स्टेट और सेंटर दोनों लो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया कौन सा करेक्टली मैच है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट, सेंसस यूनियन लिस्ट, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा, ये सेकंड शेड्यूल में, और एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल में। तो इसमें ना तीसरा गलत है, यानी ये 4th शेड्यूल में है। ये तो आप जानती हो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, एलोकेशन है, वो 4th शेड्यूल में है, तो इस वजह से ये गलत है। बट यहाँ से हमने क्या सीखा कि सेंसस यूनियन लिस्ट का पार्ट है और पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन स्टेट लिस्ट का पार्ट है। फिर ये क्वेश्चन देखो, इसमें हमें करेक्ट बताना है। स्टेट लिस्ट पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, यूनियन लिस्ट सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन एंड एलियंस, और इसके बाद कह रहे हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट लीगल मेडिकल एंड अदर प्रोफेशनल्स। यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी तीनों के तीनों ही करेक्टली मैच है। स्टेट लिस्ट में ही पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन की बात की गई जैसा कि यहाँ पे हमने पढ़ा, और यूनियन लिस्ट में सिटीजनशिप है, यानी ऑब्वियसली बात है ना, सिटीजनशिप वगैरह बड़े मुद्दे हैं, तो इस पर कौन कानून बनाएगा। तो हमारे देश में एक सिटीजनशिप है ना, सिंगल सिटीजनशिप है, तो इस वजह से सेंटर कानून बनाता है, नेशनलाइजेशन वगैरह की बात है। कंकरेंट लिस्ट में लीगल मेडिकल अदर प्रोफेशन ये शामिल होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे तो हमें चीज़ें काफ़ी कुछ समझ आ गई। जैसे एजुकेशन पे इन्होंने डायरेक्टली पूछा है कि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। इनकम टैक्स जो है अभी ये नहीं पता, बट बाकी चेक कर लेते हैं। तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन जो है ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, सेंसस यूनियन लिस्ट का पार्ट है। तो 1, 3 और 4 तुम्हारे आंसर में आएगा, बस एक ही आंसर इसमें 1, 3 और 4 है, सो आंसर इज सी। तो आप देखो PYQ से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। तो सारे क्वेश्चन PYQ ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाते हैं, और अभी ये वीडियो के एंड में हम देख लेंगे। इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट का पार्ट है, कोई शक की बात ही नहीं है इसमें। बाकी ये देखो जम्मू कश्मीर पीसीएस का 2024 वाला पेपर जो 25 में ही कंडक्ट हुआ था, आई गेस फेब में, तो इसमें भी इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन यूनियन लिस्ट का पार्ट है। तो इसमें ना जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, जो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्सेस है ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो ये 3 तो नहीं आएगा आंसर में, तो 3 को आप हटा दोगे, ये हट गया, ये हट गया, 2 बचते हैं। 4th जो है ना कि एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जो इनकम है वो यूनियन लिस्ट में है, बट जो एग्रीकल्चर इनकम है वो स्टेट लिस्ट में है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर जो है ना वो स्टेट का ही मुद्दा है, तो इस वजह से। और कॉर्पोरेशन टैक्स हो गए, और ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, यानी ज़मीन वाले जो जिनमें एग्रीकल्चर हो रही, खेती हो रही है, उसके अलावा जो ज़मीनें हैं उनके जो सक्सेशन होंगे, यानी उनके जो आयर्स होंगे, उनको किस तरह से प्रॉपर्टीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस पर कानून भी यूनियन ही बनाती है। समझ आ गई बात? तो आंसर क्या है, सी। बहुत बार पूछ रखा है इस तरह के सवाल इन्होंने, ये भी आप पढ़ सकते हो। CDS में इन्होंने पूछा कि स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो 7th शेड्यूल में है, स्टेट के पास जुरिस्डिक्शन है ओवर एग्रीकल्चर लैंड, यानी जो ज़मीनें में खेती हो रही, कृषि वाली ज़मीनें, इनका जुरिस्डिक्शन है, इस पर एक कानून बना सकते हैं स्टेट लिस्ट। किन चीज़ों पे, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाना है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जैसा कि हमने देखा, बट एग्रीकल्चर लैंड के अलावा कोई दूसरे तरह का लैंड है, कोई दूसरी प्रॉपर्टी है जिनमें खेती नहीं हो रही, तो उस पर कानून यूनियन बनाएगा। इस बारीकियों को समझ लीजिए, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा है ना, ये वाला चौथा वाला, फिर ये पहला वाला, और तीसरा कह रहे हैं स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो एग्रीकल्चर तो स्टेट का मुद्दा है, तो सोचना ही नहीं है। फिर ये देखो टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज अ सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, सही बात है। प्राइस कंट्रोल इज अ सब्जेक्ट अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी सही बात है। इंश्योरेंस डज नॉट कम अंडर यूनियन लिस्ट, देखो इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट का है, इसमें कोई शक नहीं है, तो तीसरा गलत है। फॉरेस्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का है। तो ऐसे लिंक बना करके चलो, देखो पहले भी ये चीज़ें पूछी गई हैं, है ना, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है कैसे है, तो इन्हें हमें ध्यान होना चाहिए कि सेंसस जो है ये यूनियन लिस्ट का मुद्दा है, और इंश्योरेंस भी यूनियन लिस्ट का मुद्दा है। ये देखो पूरा बेयर एक्ट से मैंने आपको समझाया है, और ये जो पेपर है ये हमने फैब में ही डिस्कस किया। 25 फरवरी की जो वीडियो अपलोडेड है उनमें जाकर आप देखना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इन वीडियोज़ को देखते हो ना, तो ये जो बल्कि बुक्स हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनसे 10x ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। और ये बात सीरियस एस्पायरेंट जानते हैं, मुझे बताने की नीड नहीं है, बट बिगिनर्स
रीडर्स को ये बात नहीं समझ आती, दे एंड ऑफ वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन लाइक यूजलेस थिंग्स। बट आप ये वाली जो बात है वो भी देख लो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे जो मुद्दे हैं, इसके बाद पब्लिक डेट हो गया, यूनियन का फॉरेन लोन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेटेंट वगैरह, ये सारा जो है इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स, ये सारा यूनियन लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट वाले मुद्दे हैं। ऑलराइट, हाँ ये सवाल मैंने आपके लिए लिखा है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू है। नेक्स्ट, पहले आप अटेम्प्ट करिए, है ना, बहुत ही शानदार सवाल है ये भी। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, तो पहला कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोवाइड इट्स ओपिनियन ऑन अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, यानी राष्ट्रपति अगर किसी चीज़ के लिए सलाह मांग रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट पे ये मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि उन्हें सलाह देनी ही है, अपना विचार देना ही है। दूसरा कह रहे हैं जो ओपिनियन दिया जा रहा है बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग इन नेचर, यानी ये राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, ये बाइंडिंग है, ऐसा कह रहा है सेकेंड स्टेटमेंट। तो बताओ क्या होना चाहिए आंसर। देखो अगर आप ध्यान से सोचो ना, देखो लॉजिक अप्लाई करो। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात, मैं कुछ चीज़ें पहले आपको समझा देता हूँ। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है, ये आर्टिकल कौन सा, ये तो स्पेशल आर्टिकल है 143 के अंदर है। ठीक है, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का दो तरह के मुद्दे पे। ठीक है, दो तरह के मुद्दे पे। जो पहला मुद्दा है यहाँ पे वो ये है कि ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो कोई भी क्वेश्चन जो लॉ या फिर फैक्ट का है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का, पब्लिक इंपॉर्टेंस, और जब भी प्रेसिडेंट को लगता है। और दूसरा कंडीशन ये है कि ऑन एनी डिस्प्यूट, किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट है, झगड़ा है, ऑन एनी डिस्प्यूट arising out of प्री कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है, संविधान बनने से पहले अगर कोई ट्रीटी है, कानून है, एग्रीमेंट वगैरह है, तो इस तरह के मुद्दे में या इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये दो तरह के मुद्दे हैं। ठीक है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर दो तरह की चीज़ें हैं, एक लॉ या फिर फैक्ट जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, और दूसरा कोई भी डिस्प्यूट जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी वगैरह से आया है, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के दायरे से बाहर है। तो पहले केस में सुप्रीम कोर्ट में टेंडर और में रिफ्यूज टू टेंडर इट्स ओपिनियन, यानी फर्स्ट केस में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ओपिनियन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। बट सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में ये है सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू प्रेसिडेंट। मस्ट, ये वर्ड है मस्ट। ठीक है, मस्ट, यानी सेकेंड केस में अपना विचार देना ही है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। बट फर्स्ट केस में ऐसा नहीं है, फर्स्ट केस में ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, वो चाहे तो ओपिनियन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। बट दोनों ही केसेस में इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट इन एनी केस। और ये समझ भी आता है, लॉजिकल भी है। अगर किसी से सलाह मांगा जा रहा है तो बाइंडिंग तो नहीं हो जाता, सलाह का मतलब ही है कि उन पे विचार किया जाएगा, नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। समझ आ गई बात। देखो दो केसेस हैं, पहला केस ये है अगर कोई लॉ या फैक्ट है पब्लिक इंपॉर्टेंस का, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मना भी कर सकती है प्रेसिडेंट को। बट सेकंड केस में उन्हें अपना ओपिनियन देना ही है अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, संविधान से पहले की बात है तो सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में बेस्ट डिसीजन दे पाएगी, क्योंकि उनको लेकर क्लैरिटी नहीं है, तभी तो प्रेसिडेंट अपना मतलब सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो या तो ओपिनियन दे सकती है या फिर नहीं भी दे सकती है। अभी तक सो फार 15 रेफरेंसेज टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हैज़ बीन मेड, यानी अभी तक 15 रेफरेंसेज ले लिए गए हैं, सीख कर लिए गए हैं, और जिसमें दिल्ली लॉज एक्ट है, केरला एजुकेशन बिल है, बहुत बार प्रेसिडेंट ने रेफरेंस लिया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस का। तो इस हिसाब से जो ये तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, वैसे भी ये क्वेश्चन सिंपल ही है। देखो ये जो कह रहे हैं ना, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोवाइड ओपिनियन, सही बात है, ये तो मैंडेटरी क्यों ही होगा और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में। यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं करा है कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं, बट दोनों केसेस में से हम कंसिडर करेंगे ना, दोनों केसेस में आप देखो तो ये मैंडेटरी तो नहीं होता है, तो इस वजह से पहला सही है।
दूसरा कह रहे हैं कि द ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग। ये बात तो गलत है, जो ओपिनियन दिया जाए वो किसी भी केस में प्रेजेंट पे बाइंडिंग नहीं होता। अगर देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना अगर आपको एक भी क्लियर है, मान लो सेकंड वाला आप समझ पा रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन बाइंडिंग क्यों ही होगा प्रेजेंट पे, तो अभी फर्स्ट मत पढ़ना, बस आप सेकंड देखो, सेकंड ये गलत है। तो अगर सेकंड गलत है तो देखो ये आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट कह दिया। सेकंड वाला देखो ये हो सकता है, फिर यहाँ पे ये देखो ये सेकंड इज इनकरेक्ट ये है, और यहाँ पे कह रहे हैं सेकंड इज करेक्ट, तो ये भी गलत। बट यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो 2 तो करेक्ट है नहीं, तो इसमें से बस एक भी पता हो ना तो आप एलिमिनेट कर लेते हो। देखो यहाँ भी 2 को करेक्ट कह दिया, यहाँ भी 2 को करेक्ट कह दिया, यहाँ भी 2 को करेक्ट कह दिया, तो तीनों हट गया, बस आंसर सी बचा, यानी पहला सही है दूसरा गलत है। तो ये फायदा होता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का। बाकी क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, या पढ़ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेस्टेड विद एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू प्रोवाइड ओपिनियन टू द प्रेजेंट इफ सो आज इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, और वो सर्कमस्टेंसेज क्या है, लॉ या फिर फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस का, तो उस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देने से मना भी कर सकते हैं। तो ये तो सही है। चौथा कह रहा है लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी सही है। दूसरा कह रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेस्टेड विद एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, यानी सलाह दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये पावर है कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, तो ये भी सही है। बट पहला गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 129 और 144 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकते हैं, तो दोनों आर्टिकल में ये बात नहीं है, इस वजह से ये गलत होता है। तो आर्टिकल 129 देखिए, सुप्रीम कोर्ट शेल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शेल हैव ऑल द पावर ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। सही बात है, ये तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट, ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। बट आर्टिकल 144 जब आप पढ़ोगे तो यहाँ देखो उन्होंने क्या कहा है, ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के मदद के लिए वो काम करेंगे, जितनी भी अथॉरिटीज हैं जुडिशियल सिविल वगैरह। तो यहाँ पे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात नहीं की गई है। समझ आ गया क्यों गलत है? तो जस्ट अ सेकेंड, तो इस हिसाब से जो आंसर है ना वो गलत हो जाता है। कौन सा? ये वाला, क्योंकि 129 में ये बात तो है बट 144 में नहीं है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें कह रहे हैं एडवोकेट जनरल के बारे में। पहला ये कहा जा रहा है कि इन्हें गवर्नर अपॉइंट करते हैं। दूसरा ये प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी जो राज्यपाल है उनके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, मतलब राज्यपाल जब तक चाहे तब तक वो काम कर सकते हैं। तीसरा ये कि उनका जो रेमुनरेशन है ये स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है। गलत वाला बताना है, गलत बताना है। आपने अटॉर्नी जनरल पढ़ा है? जिस तरह से सेंटर में अटॉर्नी जनरल का काम होता है उसी तरह से स्टेट में एडवोकेट जनरल का काम होता है। तो ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया, सारे सवाल कराए अटॉर्नी जनरल के ऊपर, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से याद होगा। पहली चीज़ तो ये कि इन्हें प्रेजेंट अपॉइंट करते हैं और अपने प्लेजर पे करते हैं, यानी जब तक प्रेजेंट चाहे तब तक वो काम करते हैं। उनकी सैलरीज, रेमुनरेशन वगैरह सारा कुछ प्रेजेंट डिसाइड करता है। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दो। उनका जो रेमुनरेशन है ये स्टेट लेजिस्लेचर क्यों डिसाइड करेगा? गवर्नर डिसाइड करेंगे सैलरी, रेमुनरेशन वगैरह। तो तीसरा है गलत। और दूसरा कह रहे हैं वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर में काम करते हैं, सही बात है, और उन्हें गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, ये भी सही बात है। हमें तो गलत बताना, तीसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो थर्ड वन इज नॉट करेक्ट, सो आंसर इज सी। पहले भी ऐसे सवाल बहुत पूछे गए हैं, जैसे कि आप देखो इसमें इन्होंने कहा है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अपॉन लीगल मैटर, यानी एडवोकेट जनरल लीगल मैटर पे सलाह देंगे स्टेट के गवर्नमेंट को। तो यही काम तो अटॉर्नी जनरल भी करते हैं सेंटर में, क्योंकि ये लॉ ऑफिसर्स होते हैं, विधि अधिकारी होते हैं, तो ये सही है। दूसरा कह रहे हैं एडवोकेट जनरल शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द कैबिनेट, गलत, कैबिनेट नहीं गवर्नर, गवर्नर के प्लेजर पे वो ऑफिस होल्ड करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा लास्ट क्वेश्चन में। तो आप देख पा रहे हो सारा PYQ है, ठीक है। तो सेकंड हो जाता है गलत, हमसे पूछा गया है कि आप करेक्ट बताइए, सो आंसर इज 1 ओनली। ये MPPSC में पूछा गया लास्ट ईयर। उसके बाद ये देखो तो इसमें भी 2 स्टेटमेंट है, और ये क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछा गया और CDS में भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। पहला कह रहा है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, ये तो गलत है, इन्हें गवर्नर अपॉइंट करते हैं, तो पहला हो जाता है गलत। दूसरा कह रहा है एज प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल अपीलेट एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इन द स्टेट लेवल। देखो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन तो नहीं है हाई कोर्ट के पास, ऊपर से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से ये चीज़ें तो नहीं आती, तो ये भी गलत हो जाता है। सो आंसर इज डी, नीदर 1 नॉट 2। तो यहाँ पे दोनों ही गलत हैं। देखो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, इसमें आपसे इन्होंने पूछा था कि मेन जुरिसडिक्शन क्या है हाई कोर्ट का, तो इसमें से जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है ना वो नहीं है। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये जूम आउट करता हूँ, हाँ A B C होगा, सो आंसर इज सी।
ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है ना कि हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो है, बट ये सीआरपीसी से तो नहीं आता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से तो नहीं आता, तो ये भी गलत हो जाता है। इसके बाद सीपीसी में केवल प्रोसीजर सिविल केसेस की बात की है, जुरिस्डिक्शन वगैरह की बात नहीं है। हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन खुद के कॉन्स्टिट्यूशन से ही आता है ना, और हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ओवरऑल पूरा गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इजीली कर लोगे एडवोकेट जनरल के ऊपर। इसमें इन्होंने कुछ फंक्शनरीज दिया और आपको ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस बताना है, यानी सबसे पहले किनका क्रम है, फिर उसके बाद किनका है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। देखो ये वाला जो पेपर हुआ था, जो फैब में कंडक्ट हुआ था, इसमें भी फंक्शनरीज इन्होंने दिया था और आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बताना था। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराए थे, क्योंकि पहले ही पूछा गया 2022 में भी, है ना। फिर हमने पूरा टेबल पढ़ा था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि देखो सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन दो बार पूछा गया, नहीं 3 बार पूछा गया, 2003 में, 4 में, 2000 में। तो सिविल सर्विस को टाइम नहीं लगेगा अपना पैटर्न रिपीट करने में, ठीक है, वो फिर से रिपीट कर सकते हैं ये। फिर आप ये देखो, हाँ, तो इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं। देखो मैं नहीं चाहता मैं दोबारा इन्हें एक्सप्लेन करूं, आप ये वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैं अभी इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें जो प्रीसीडेंस है वो कैसा है, सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं, देन वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर गवर्नर आते हैं, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस का नंबर 6 में है और कैबिनेट मिनिस्टर 7th में आते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस का नंबर 6 है और कैबिनेट मिनिस्टर 7th में आते हैं, तो इस हिसाब से ये 7 जाएगा। और बाकी चेक करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देन इसके बाद देखो होल्डर ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन है, एम्बेसडर वगैरह है, चीफ मिनिस्टर फिर आते हैं रेस्पेक्टिव, मतलब अपने रेस्पेक्टिव स्टेट के बाहर के, फिर गवर्नर आते हैं अपने रेस्पेक्टिव स्टेट के बाहर के, फिर 9th में आते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पहले भी पूछा गया, आप PYQs करोगे तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा और वो बहुत मुश्किल है। फिर 9A में आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसके बाद 11th में अटॉर्नी जनरल है और कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ठीक है। तो 9A में है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैबिनेट सेक्रेटरी 11 में है, तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा, पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर इसके बाद 3 और 2, तो 1 4 3 2 किस में है, तो आंसर इज डी, ठीक है। आंसर क्या है यहाँ पे डी। अब देखो अगर आप ये क्वेश्चन करते हो ना, इसमें भी देखो उन्होंने इसी तरह का पूछा था कि स्पीकर का ऑर्डर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल का, है ना, जो भी हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल और ये जो है वो इक्विवेलेंट है कैबिनेट सेक्रेटरी। फिर यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये देखो है ना, अटॉर्नी जनरल कैबिनेट सेक्रेटरी इक्विवेलेंट है। देन इन्होंने सेम क्वेश्चन पहले ही पूछ रखा है, अटॉर्नी जनरल, चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग रैंक ऑफ जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, होल्डर ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन, राइट। और सिविल सर्विस में जो क्वेश्चन था वो कैसा है, देखो उन्होंने पूछा था कि हाईएस्ट कौन है प्रेसिडेंस में, राइट। और ऑब्वियसली प्रेसिडेंट इन्होंने नहीं दिया डायरेक्टली, फॉर्मर प्रेसिडेंट दिया, गवर्नर दिया, स्पीकर दिया और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। फिर ये देखो सिविल सर्विस 2000 पूछा गया, सेम सवाल है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी है, चीफ, ये सेम ही है, हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि आप देखो कैबिनेट सेक्रेटरी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, राइट। तो यही वाले है ना 4, ये देखो बस इन्होंने आगे पीछे करके पूछ लिया है। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ जस्टिस है, तो इस वजह से PYQs इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब आप सोचो जिन्होंने हमारा ये एनालिसिस देखा है जो हमने फैब में किया था, उनके कितने ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक होंगे, राइट। और ये हर पेपर में है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ हमारे ही पढ़ाने वाले से आया है, बट रैंडम चीज़ें पढ़ने से तो कहीं गुना ज़्यादा अच्छा है ना कि आप PYQs को सही तरीके से कवर कर रहे हो। अब ये सारे क्वेश्चंस लगा लेने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा प्रेसिडेंस के ऊपर, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आप देखो ये सारा इन्होंने पहले ही पूछ रखा है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, ये सिविल सर्विसेज का PYQ है, राइट। तो ये टॉपिक सिविल सर्विसेज में भी आ सकता है, तो सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स को बहुत अच्छे से इन्हें याद करना होगा, और याद करने का सिंपल तरीका है कि वो PYQs कर लें, और ये PYQs से क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा, ये वाली वीडियो। नेक्स्ट, लोकपाल के जुरिस्डिक्शन के रेफरेंस में आपको बताना है कुछ पब्लिक अथॉरिटीज़ के नाम दिए गए हैं कि लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में कौन आते हैं। प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे आंसर है डी, 1 2 और 4। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, ये जुरिस्डिक्शन से बाहर है, बाकी प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल, ये तीनों शामिल हैं। तो सिविल सर्विसेज का जो पेपर कंडक्ट हुआ था 2025 में, इसकी भी पॉलिटी एनालिसिस हमने यूट्यूब पे की थी, और ये क्वेश्चन लोकपाल के ऊपर है, 4 स्टेटमेंट थे, बहुत ही भारी भरकम सवाल है, और ये भी हमने समग्र बैच के करंट अफेयर के अंदर पढ़ा था, और ये वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी है।
और इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए लोकपाल लोकायुक्त के एक्ट के बारे में पूछा है कि लोकपाल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन लेंगे, और ये जो कमेटी है इनमें चेयरपर्सन होंगे प्राइम मिनिस्टर, और कौन कौन से मिनिस्टर होंगे, तो राज्यसभा के मिनिस्टर नहीं होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जज जो उनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं। सो आंसर इज डी। फिर ये वाला जो सवाल है ना, आप देखो इनमें इन्होंने पूछा था कि जो लोकपाल का पावर है ये पब्लिक सर्वेंट्स में जो इंडिया में है उनके लिए अप्लाई होता है, बट बाहर में अगर वो पोस्टेड है ना तो उनमें अप्लाई नहीं होगा। तो ये बात गलत है, उनके लिए भी अप्लाई होगा क्योंकि वो तो है पब्लिक सर्वेंट्स इंडिया के। दूसरा ये कहा इन्होंने कि जो चेयरपर्सन और मेंबर हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पार्ट नहीं है या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, और केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भले ही वो इनकम्बेंट हो या रिटायर्ड हो वही इनके चेयरपर्सन हो सकते हैं। और उसके बाद ये कह रहे हैं जो चेयरपर्सन है या फिर मेंबर है सेल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस एज द चेयरपर्सन, मतलब वही कह रहे हैं 45 साल तो उम्र होनी ही चाहिए कम से कम। चौथा कह रहे हैं लोकपाल इंक्वायर नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ में लगे एलिगेशंस के खिलाफ, अगर प्रधानमंत्री पे कोई आरोप लगा है तो उसके खिलाफ लोकपाल नहीं इंक्वायर कर सकता। तो ये बात भी गलत थी, तो आंसर बना था ए यानी 3 ओनली। तो ये तीनों गलत थे। उसके बाद ये इन्होंने पूछा था लोकपाल लोकायुक्त एक्ट के बारे में कि सिलेक्शन कमेटी में चेयरपर्सन होंगे राज्यसभा के, तो हमने पढ़ा चेयरपर्सन नहीं होते हैं। 2024 में पूछा गया यूपीपीसीएस में, और ये अगले साल यूकेपीसीएस में पूछ लिया गया। तो ये ना पूरा वेब होता है पीवाईक्यू का जो आपस में इंटर रिलेटेड है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स विद इन एंड आउटसाइड, मतलब दोनों के खिलाफ अप्लाई होगा। तो जैसा कि हमने देखा फर्स्ट स्टेटमेंट इसी वजह से गलत है क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो बाहर पोस्टेड है, फॉरेन में जो पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड है उनमें अप्लाई नहीं होगा, जबकि अप्लाई होता है। तो इस वजह से ये गलत है। समझ आ गया ना क्यों चारों गलत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी अप्लाई होता है। मैंने आपको पूरा बताया था कि लोकपाल में एक चेयरपर्सन होते हैं, 8 मेंबर होते हैं, 4 जुडिशियल होंगे, 50% SC/ST वगैरह से होंगे, फॉर्मर CJI ही होने चाहिए चेयरपर्सन, या फिर फॉर्मर जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, या एमिनेंट जुरिस्ट होने चाहिए, राइट। फिर सिलेक्शन कमेटी की मैंने बात करी थी कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, लोकसभा स्पीकर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर जज होंगे जो उनके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, या एमिनेंट जुरिस्ट होंगे। तो ये लोग सिलेक्शन कमेटी के अंदर होंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ना, राइट। और अब देखो आप ये क्वेश्चन, तो इन्होंने कहा ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या इनके खिलाफ अप्लाई नहीं हो सकता? देखो रीजन क्या है समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं कि लोकपाल और उनके पावर के जुरिडिक्शन में क्या आता है, ये मैंने लिख दिया ताकि आप रिवाइज कर लो PDF से। तो पहला प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर को लेके, तो जो लोकपाल का जुरिडिक्शन है इनमें प्राइम मिनिस्टर, MPs, ग्रुप ABC ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, ये लोग भी शामिल हैं। लोकपाल का जो जुरिडिक्शन है वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी लग सकता है एक्सेप्ट ऑन एलिगेशन ऑफ करप्शन रिलेटिंग टू इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस। तो इन मुद्दों में अगर कोई आरोप है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो ये अप्लाई नहीं होगा, तो लोकपाल इंक्वायरी नहीं करेंगे। बट इसके अलावा अगर कोई मुद्दा है तो लोकपाल इंक्वायरी कर सकते हैं। समझ आ गई बात? द लोकपाल डज नॉट हैव जुरिडिक्शन ओवर मिनिस्टर एंड MPs इन द मैटर ऑफ एनीथिंग सेड इन पार्लियामेंट और अ वोट गिवन देयर। अगर संसद भवन में कोई बात मिनिस्टर कह रहा है तो उनमें लोकपाल अपना जुरिडिक्शन नहीं अप्लाई कर सकते। देन सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स को लेके देखो, जो चार्ज में है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी हैं, कोई भी सेंट्रल एक्ट के थ्रू या कोई भी बॉडी जो फाइनेंस या कंट्रोल की जाती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें भी लोकपाल का एक्ट अप्लाई होगा। और इसके अलावा लोकपाल एक्ट मैंडेट दैट ऑल पब्लिक ऑफिसर्स शुड फर्निश द एसेट एंड लायबिलिटीज, मतलब वो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। देन CBI को लेके, तो देखो CBI को लेके भी गिव डायरेक्शन टू CBI। इफ लोकपाल हैज रेफर्ड अ केस टू CBI, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन सच केस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ लोकपाल। बात समझ आई? बात यह है कि अगर लोकपाल ने रेफर करा है कोई केस CBI को, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस केस में बिना लोकपाल की मंजूरी के ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते हैं। और अगर लोकपाल ने कोई केस रेफर करा है CBI को, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इस केस में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, जो बात मैंने आपको बताई। तो जो यूनियन मिनिस्टर इनके खिलाफ भी अप्लाई हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं अप्लाई होगा। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न वही है कि जो MPs हैं वो फुल्ली लोकपाल के अंडर नहीं आते, क्योंकि पार्लियामेंट्री कंडक्ट एग्जेम्प्ट है। पार्लियामेंट्री कंडक्ट एग्जेम्प्ट है, पार्लियामेंट के अंदर वो बात कुछ कह रहे हैं या फिर अगर वो वोट कर रहे हैं तो वो चीज़ लोकपाल के एक्ट में अप्लाई नहीं होती।
बाकी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल है ये तो शामिल होंगे ही। 4 भी आप देखते तो आप समझ जाते हैं कि बाकी तो ये दोनों हट गए। देन इसके बाद आप चेक करते फर्स्ट वाला, तो प्राइम मिनिस्टर भी है इनके जुरिस्डिक्शन में, पीवाईक्यू से ही पता चल रहा है, तो सॉल्व हो जाता। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें तो आपको ये भी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ऐसे तो लोकपाल पीएम के खिलाफ भी, उनको भी एग्जेम्पशन है, यानी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके खिलाफ अगर पीएम को एलिगेशन लगाया जाता है तो लोकपाल उनमें इंक्वायर नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारे मुद्दे हो गए इंटरनेशनल रिलेशन का, सिक्योरिटी का, पब्लिक ऑर्डर वगैरह का। फिर भी ये क्यों आंसर में शामिल है? देखो बात कुछ ऐसी है ना, बहुत ध्यान से समझना। प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पशन बहुत नेरो है। लोकपाल एक्ट ये कहता है कि लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द करप्शन एलिगेशन अगेंस्ट द पीएम ओनली इफ द मैटर रिलेट टू इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड एटॉमिक एनर्जी। यानी ऑल अदर करप्शन मैटर में पीएम इज फुल्ली अंडर लोकपाल, तो पीएम जनरली कवर्ड है विद केवल नेरो एक्सेप्शंस हैं। बट एमपी का एग्जाम्पशन काफ़ी ब्रॉड है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उनमें अगर वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ कह रहे हैं या उनका कोई एक्ट है, कुछ वोट कर रहे हैं, कोई स्पीचेस दे रहे हैं, या पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर कोई एक्ट है, तो उनके खिलाफ लोकपाल जो अपनी इंक्वायरी है वो नहीं लगा सकते, क्योंकि उनको बहुत ब्रॉड फंक्शंस दिए गए हैं। तो एमपी बहुत ही थोड़े से जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, ओनली फॉर करप्शन आउटसाइड पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के बाहर अगर उन पर कोई करप्शन का चार्ज लगता है तो ही लोकपाल एमपी के खिलाफ जा सकते हैं, एमपी को इंक्वायर कर सकते हैं। समझ आएगी बात? तो जो एमपीज हैं दे आर नॉट जनरली अंडर लोकपाल, बहुत लार्जर इम्यूनिटी, क्योंकि पार्लियामेंट्री कंडक्ट कैन नॉट बी टच्ड। जबकि जो प्राइम मिनिस्टर है ये जनरली अंडर लोकपाल है, क्योंकि बहुत ही रेयर स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर ही उन्हें एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और अभी लोकपाल पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जैसा कि हमने देखा, तो आप उन क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लीजिए। अगला मनी बिल के बारे में ये सवाल है, और ये क्वेश्चन आपका ठीक होना चाहिए। अगर आप हमारे बैच स्टूडेंट हैं, तो अगर आप यूट्यूब के भी व्यूअर हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। बहुत रिपीट करते हैं ये। पहला कह रहा है जब मनी बिल को प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के सामने, तो उनके एसेंट के लिए, तो कौन कौन से पावर उनके पास होते हैं? पहला कह रहा है सी में गिव हर एसेंट टू द बिल, यानी वो अपना बिल एसेंट में दे सकते हैं। दूसरा सी में विदहोल्ड, यानी रोक के रख सकते हैं अपनी मंजूरी को। तीसरा वो रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन, यानी पुनर्विचार के लिए। तो ये तो आप जानती हो मनी बिल के केस में वापस से इस बिल को नहीं भेजा जा सकता, तो 3 हो गया गलत, और बाकी दोनों सही हैं। सो आंसर इज ए 1 and 2 ओनली। तो ये LDCE का पेपर हमने एनालाइज करा था 2024 वाला, उसमें यह सवाल था कि मनी बिल कैन नॉट बी सेंट बैक फॉर रिकंसिडरेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 111 में एसेंट या फिर विदहोल्ड कर सकते हैं, यानी या तो मंजूरी देंगे या फिर रोक के रखेंगे, नो रिटर्न, रिटर्न नहीं कर सकते। मैंने लिख के समझाया, आप देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट है ये। और 108 में ज्वाइंट सीटिंग की बात है, तो मनी बिल के केस में ज्वाइंट सीटिंग नहीं अप्लाई होती है ना। और अगर ऑर्डिनरी बिल का डिफीट होता है और उसे अगर मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस करा है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ सकता है। सो आंसर इज डी। तो ये भी पीवाईक्यू है, सारा ही था। अभी हमने पहले वाले सवाल भी देखे। अब इसको लेके बहुत सारे सवाल हैं, बट पहले आप ये देखो, इन्हें आप अटेम्प्ट कर लेना। ये मैंने PDF अटैच कर दिया है, उसी टाइम पे हमने डिस्कस किया था सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। वही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, पॉकेट वीटो को लेके, बिल वगैरह को लेके कि क्या एसेंट मिलता है या नहीं। उसके बाद ये देखो, ये भी मैंने पढ़ाया था, उसका ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। CDS का क्वेश्चन था। तो 111 के केस में पहले असेंट देंगे तो लॉ बनेगा, विदहोल्ड करेंगे तो लॉ नहीं बनेगा, और रिटर्न भी कर सकते हैं। बट ये नॉर्मल बिल के केस में हो रहा है, मनी बिल के केस में नहीं हो रहा है, राइट। अब ये क्वेश्चन, तो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये कथन है, असर्सन है, और रीजन ये कह रहा है नीति आयोग वाज क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ना डी होगा, यानी आर जो है वो करेक्ट है, बट पहला गलत है। नीति आयोग के चेयरपर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, ये तो हर किसी को पता है। एक 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को ही पता है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वो क्यों अपॉइंट करेंगे किसी को? कुछ सवाल देखते हैं, थोड़े से ही सवाल हैं क्योंकि रिसेंट वाले हमने लिए हैं 2025 वाले। तो ये आप देख सकते हो 2025 में भी सवाल पूछा ही जा रहा है नीति आयोग के ऊपर बहुत सालों से। पहला कह रहे हैं कि ये 1 जनवरी 2014 को इस्टेब्लिश हुआ था। दूसरा ये कि ये रेजोल्यूशन के द्वारा लाया गया, और तीसरा ये कि प्रेसिडेंट चेयरपर्सन होते हैं। तो ये तो गलत हो गया तीसरा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो 3 आप हटा दो। देन सेकेंड जो कह रहे हैं ये यूनियन कैबिनेट के रेजोल्यूशन के द्वारा क्रिएट किया गया, और दूसरा ये 2014 में बना। तो ये 2014 नहीं 2015 में बना है, तो पहला भी हो गया गलत। सो आंसर इज सी, ओनली 2। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। अब ये क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर?
तो देखो इसमें कह रहे हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल। जो गवर्निंग काउंसिल होगी उनके चेयरपर्सन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। दूसरा कह रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज अ मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल। तो यहाँ पे ना सी होगा, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। यानी पहला भी सही है, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं काउंसिल के, और दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज ऑल्सो अ मेंबर। तो ये चीज़ें तो हम पढ़ते ही हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है ना, जो 2015 में बनी है, और ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनी है। ये भी याद रखना, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू ये बनी है। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि चेयरपर्सन कौन होते हैं, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। और वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, ये भी याद रखना, वाइस चेयरपर्सन। तो इन्हें अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इन्हें कौन अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं अप टू 4 यूनियन मिनिस्टर, जो कि अगेन प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करते हैं। सीईओ को भी प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं, वो सेक्रेटरी लेवल की उनकी रैंक होती है। और इनमें ना कुछ फुल टाइम मेंबर भी होते हैं जो इकोनॉमिक साइंस वगैरह के फील्ड के एक्सपर्ट हैं, कुछ स्पेशल इन्वाइटीज़ भी हो सकते हैं। और इनमें जो गवर्निंग काउंसिल है उनमें चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, यूनियन टेरिटरीज के शामिल होते हैं। तो यही इन्होंने पूछा है, गवर्निंग काउंसिल के मेंबर में कौन कौन शामिल होते हैं? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल होते हैं, चीफ मिनिस्टर शामिल होते हैं, राइट, क्योंकि चीफ मिनिस्टर स्टेट के होंगे तो यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ही होंगे। तो इस हिसाब से सेकंड भी हो जाता है सही। और इस गवर्निंग काउंसिल को कौन चेयर करते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो फर्स्ट स्टेटमेंट में। और बस यही चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, Which of the following authorities' salaries, allowances and pensions are charged upon the consolidated fund? Judges of the Supreme Court, Comptroller and Auditor General, Chief Election Commissioner। आपको बताना है कि इनमें से किनके सैलरीज, एलोवेंसेज वगैरह कॉन्सोलिडेटेड फंड में चार्ज होते हैं। तो इस तरह का सवाल पहले ही बहुत पूछा गया है कि किनके चार्ज नहीं होते या फिर किनके चार्ज होते हैं। तो ये आप अटेम्प्ट करिए पहले, क्या होगा इसका आंसर। सो उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखो पहले यही देख लेते हैं, इसमें से जो पहला और दूसरा है वो शामिल है, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सैलरीज, एलोवेंसेज वगैरह ये नहीं होते कॉन्सोलिडेटेड फंड से। तो 3 गलत है, आंसर इज ए। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो सैलरीज, एलोवेंसेज वगैरह ये शामिल होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का भी होता है, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नहीं होता। और इनमें से देखो ये इन्होंने पूछा था कि कौन किनका चार्ज नहीं होता है, सैलरीज ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये अभी पढ़ा हमने, शामिल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी शामिल होता है, सुप्रीम कोर्ट वाला शामिल होता ही है कॉन्सोलिडेटेड फंड में। और हाई कोर्ट के पेंशंस, हाई कोर्ट के जजेस के जो पेंशंस हैं वो भी शामिल है कॉन्सोलिडेटेड फंड में, बट जो रेलवे का ग्रांट है ये शामिल नहीं है। सो आंसर इज बी। फिर ये देखो सीएपीएफ में पूछा गया कि कौन सा चार्ज नहीं है ऑन कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या क्या है, देखो पहला कह रहे हैं कि द एम्यूलमेंट्स एंड एलोवेंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू इट्स ऑफिस। दूसरा है कि डेट चार्जेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड चार्जेस और रिडेम्पशन चार्जेस। तीसरा, एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और अर्बाइटल ट्राइब्यूनल। और चौथा कह रहे हैं द सम रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन नेचुरल कैलेमिटीज, यानी अगर कोई प्राकृतिक आपदा है तो उस केस में जो खर्चे लगेंगे। तो इनमें से क्या क्या शामिल है, अगर हम देखें इनमें से तो तीसरा जो है वो भी है, चौथा नहीं है। चौथे के लिए कॉन्सोलिडेटेड फंड नहीं है, चौथे के लिए कंटिजेंसी फंड है ना, कंटिजेंसी फंड है। तो इस हिसाब से डी इसका आंसर है, क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया। बाकी जो तीनों हैं वो शामिल हैं, प्रेजेंट वगैरह के जो एम्यूलमेंट्स, एलोवेंसेज हैं ये कॉन्सोलिडेटेड फंड का पार्ट है। डेट चार्जेस हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये भी। और एनी सम टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट वगैरह ये भी शामिल है। देखो बजट में 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक एक्सपेंडिचर होते हैं जो चार्ज होते हैं अपॉन द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। 2 तरह के होते हैं, पहले होते हैं चार्ज अपॉन कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और दूसरे तरह के जो होते हैं वो होते हैं एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें डिफरेंस ये है कि जो एक्सपेंडिचर चार्ज हैं अपॉन द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये नॉन वोटेबल होते हैं, नॉन वोटेबल बाय द पार्लियामेंट,
ठीक है, नॉन वोटेबल होते हैं, और यानी सिर्फ इस पर डिस्कशन हो सकता है, तो इट कैन ओनली बी डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट। जबकि जो दूसरे तरह का यानी एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, इनको वोट किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। तो चार्ज एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं, ये वाले चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड। इनमें जो हैं जो नॉन वोटेबल होंगे यानी केवल डिस्कशन ही किया जा सकता है, उनमें से जो कैटेगरीज हैं वो हैं एम्यूलमेंट एंड एलोवेंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के जो सैलरीज वगैरह है इनमें वोटिंग नहीं हो सकती है ना, या फिर अदर एक्सपेंडिचर जो इनके ऑफिस से रिलेटेड है। इसी तरह से जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हो गए राज्यसभा के, और इसी तरह से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, तो इनके भी जो सैलरीज हैं, एलोवेंसेज हैं, उनको डिस्कस किया जा सकता है केवल, इनमें वोटिंग नहीं की जा सकती। सेम सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो सैलरीज एलोवेंसेज वगैरह होते हैं, राइट। इसके अलावा हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके पेंशंस को लेके, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पेंशंस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा हो गए कैग की जो सैलरीज एलोवेंसेज होते हैं, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी को लेकर जो चेयरमैन हैं उनके भी जो सैलरीज एलोवेंसेज वगैरह हो गए, चेयरमैन हो गए या फिर मेंबर्स भी हो गए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, वो भी ध्यान रखना इंक्लूड होते हैं, और ये सारे जो है इनमें वोटिंग नहीं हो सकती, राइट। तो ये किसके अंदर आते हैं, तो चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड। तो यही है जो मैंने आपको बताया, और इस हिसाब से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये शामिल नहीं है, कैग हैं, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हैं, ठीक है। एक और ध्यान रख लेना, इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा के चेयरपर्सन का, प्रेसिडेंट का, कैग वगैरह, यूपीएससी का भी याद रखना, ठीक है, बट इलेक्शन कमीशन के नहीं है। प्रेसिडेंट के वीटो पावर के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए और उसके इम्प्लीकेशन दिए गए, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। पहला कह रहे हैं एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा सस्पेंसिव, तीसरा पॉकेट, चौथा लाइन आइटम। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो इन्होंने लिखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 तरह के वीटो होते हैं, अनलाइक द यूएस प्रेसिडेंट जिनके पास 4 तरह के वीटो होते हैं। तो इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 तरह के वीटो होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एब्सोल्यूट वीटो, इसके बाद सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, राइट। क्वालिफाइड वीटो नहीं होता, प्रेसिडेंट के पास 3 ही होते हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। क्वालिफाइड वीटो अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास होते हैं। रिसेंटली हमने क्वेश्चन भी एनालाइज करा था इसके ऊपर, हाँ ये देखो एमडीआई के पेपर में, तो मैंने आपको सारा वीटो पढ़ाया था। एब्सोल्यूट वीटो क्या है, बिल एंड हो जाता है, क्या चीज़ें चलती हैं, सस्पेंसिव वीटो क्या है, राइट, देन पॉकेट वीटो क्या, सारी चीज़ें मैंने आपको एक साथ बताई थी, और ये भी बताया था कि किस केस में वीटो अप्लाई नहीं होता है। तो इन सब को एनालाइज करने के बाद अगर आप देखो इस क्वेश्चन को तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमने आपको यही बताया था कि 3 ही तरह की वीटो होती है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। लाइन आइटम नाम की कोई वीटो नहीं होती इंडियन प्रेसिडेंट के पास। तो ये 3 तो ऐसे ही हट जाते हैं ना, सो आंसर इज सी, ओनली 3। और बाकी भी चेक कर लेते हैं। देखो एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जो लेजिस्लेचर ने बिल पास करा है उसमें एसेंट को विदहोल्ड करना। तो प्रेसिडेंट की ये पावर है जिसमें वो किसी बिल को विदहोल्ड करके रखते हैं। ये बिल उसके बाद एंड हो जाता है, जैसा कि मैंने उस टाइम बताया था, बिल एंड हो जाता है और एक्ट नहीं बनता। तो इसको ना जनरली 2 केसेस में प्रेसिडेंट अप्लाई करते हैं या यूज करते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल के केस में, और दूसरा गवर्नमेंट बिल के केस में भी, जब कैबिनेट रिजाइन कर देती है ना, जब न्यू कैबिनेट एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को कि पुराने बिल्स को आप एसेंट ना दें, तो उस केस में भी यूजुअली देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ करते हैं, ताकि वो जो बिल है वो एक्ट ना बन पाए। लॉजिक समझ आ गया? आसान ही है तो वैसे। देन इसके बाद सस्पेंसिव वीटो, तो नाम से ही समझ आ रहा है, सस्पेंसिव यानी सस्पेंड करना। तो इस प्रेसिडेंट इस वीटो को तब एक्सरसाइज करते हैं जब उन्हें रिकंसिडर करना होता है, रिटर्न करना होता है किसी बिल को, और अगर वो बिल दोबारा पास हो गया, अमेंडमेंट हो या फिर ना हो, और अगेन वो प्रेसिडेंट के हाथों में आ गया, तो प्रेसिडेंट को मस्ट अपना एसेंट देना ही है, वो ऑब्लिगेटरी हो जाता है प्रेसिडेंट पे। जैसे मान लो कि कोई बिल है, अब ये बिल प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने सस्पेंसिव वीटो का यूज़ करा, और सस्पेंसिव वीटो का यूज़ करके वापस से पार्लियामेंट के किसी हाउस के पास भेज दिया, वो दोबारा से बिल पास हो गया, ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया हो या ना भी किया गया हो, उस केस में प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही है, क्योंकि दोबारा से पास होके ही आया है।
तो ये इसका मतलब है। देन इसके बाद पॉकेट वीटो, तो नाम से ही समझ आ रहा है यहाँ पे पॉकेट का यूज़ कर रहे हैं। तो इस केस में प्रेसिडेंट ना ही रेटिफाई करते हैं, ना ही रिजेक्ट करते हैं, ना ही रिटर्न करते हैं, सिंपली इस बिल को इनडेफिनिट पीरियड के लिए अपने पॉकेट में डाल देते हैं, यानी पेंडिंग ही छोड़ देते हैं इस बिल को। तो ये होता है पॉकेट वीटो। और प्रेजेंट इस वीटो को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट तो नहीं दिया गया है, राइट। और यूएसए में जबकि आप देखो तो प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर ही रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजना पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि इंडियन प्रेसिडेंट का जो पॉकेट है वो ज़्यादा बड़ा है यूएस के प्रेसिडेंट के मुकाबले, ठीक है। ये कहा जाता है कि इंडियन प्रेसिडेंट का पॉकेट ज़्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनडेफिनिट पीरियड के लिए प्रेसिडेंट बिल को रोक के रख सकते हैं, बट यूएस में 10 दिन के अंदर रिटर्न करना ही होगा। लाइन आइटम भी सही बोल रहे हैं, बट वो यहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, इसलिए गलत होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहे हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक सब क्लोज 1A जोड़ा गया, और इस तरह से ये 75 1A हो जाता है, जिसमें ये कहा गया कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर हैं जिनमें प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड है, ये 15% से ज़्यादा नहीं होगा टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा के। तो लोकसभा में जो मिनिस्टर्स हैं ना, प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके, वो 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, या पढ़ सकते हो, द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज फिक्स्ड अप टू 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा। तो ये हुआ है 91st अमेंडमेंट के थ्रू। देन यहाँ पे देखो, ये भी CDS में ही पूछा गया था कि किस अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया ने प्रिस्क्राइब करा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 91st अमेंडमेंट के थ्रू। सो आंसर इज ऑप्शन ए, और यहाँ भी जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कह रहे हैं कि कौन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सर्व कर चुके हैं। हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, फखरुद्दीन अली अहमद जी और ज्ञानी जेल सिंह जी। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन फैक्चुअली हैं और ये सही होने चाहिए, है ना। हमें पता होना चाहिए हमारे प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, और थोड़ा ईयर का भी आइडिया होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ 1996 में कोई इवेंट हुआ, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। कॉमेंट करके बताना कौन थे। देखो, ये ना पूरी इसकी लिस्ट है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद सेकंड में आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, देन VV गिरी हैं, गोपाल स्वरूप पाठक हैं, GS पाठक, देन BD जत्ती हैं, M हिदायतुल्ला जी जो उस टाइम पे जज भी रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, देन R वेंकटरमन जी हैं, शंकर दयाल शर्मा जी हैं, और इनका टाइम पीरियड आप देख सकते हो 87 से 92 के बीच का है। देन KR नारायण जी हैं, कृष्णकांत है 1997 से 2002 के बीच, फिर भैरव सिंह शेखावत जी हैं, देन मोहम्मद हामिद अंसारी, M वेंकैया नायडू, जगदीप धनकर और CP राधाकृष्णन जी प्रेजेंटली हैं। तो ये इनका ऑर्डर है। और यहाँ पे हम देखें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, फखरुद्दीन अली अहमद और ज्ञानी जेल सिंह नहीं, ये तो हमारे प्रेसिडेंट है ना। ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने सर्व नहीं करा है। तो आंसर जो है B होगा 1 और 2। ऐसा नहीं है कि इस तरह के सवाल सिर्फ और सिर्फ स्टेट पीसेस में पूछे जाते हैं, आप देख सकते हो इस तरह के सवाल सिविल सर्विस में भी पूछे गए हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि किन्होंने ऑफिस होल्ड करा वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। मोहम्मद हिदायतुल्ला, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा। तो ये आप देख सकते हो, जो शंकर दयाल शर्मा जी ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, राइट। तो हमारे आंसर में 4 आएगा। और मोहम्मद हिदायतुल्ला जी में, फखरुद्दीन अली अहमद नहीं है तो 2 हट जाएगा, तो 2 का आप एलिमिनेट कर दोगे। और अगर हम देखें बाकी तो 1 और 4 शामिल है, सो आंसर इज B। नीलम संजीव रेड्डी भी प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, सो आंसर इज B। तो इस तरह के क्वेश्चन सिविल सर्विस में भी देखने को मिले हैं। देन ये आप देखो CDS में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं। CDS में थोड़ा एक लेवल आगे जा करके क्रोनोलॉजी ही पूछ ली है कि बताओ पहले कौन आए देन बाद में कौन आए। VV गिरी जी हैं, M हिदायतुल्ला, BD जत्ती और GS पाठक। अगर आपको ध्यान से याद हो तो फर्स्ट नंबर पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है, सेकेंड नंबर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है, और थर्ड नंबर पे कौन है, तो थर्ड में ये आप देखो VV गिरी जी है, फोर्थ में गोपाल स्वरूप पाठक, फिफ्थ में BD जत्ती। अब मैं तो पढ़ाता हूँ, मुझे ये याद है कि मुझे फैक्चुअल GK भी कई बार पढ़ाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में, तो आपको भी ये याद होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, इसके बाद VV गिरी के बाद GS पाठक जी, फिर BD जत्ती हैं, फिर M हिदायतुल्ला जी है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन आएंगे यहाँ में से, तो सबसे पहले जो है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो इस हिसाब से देखो सबसे पहले कौन आएंगे। VV गिरी जी जो है उनका नंबर 3rd पे है, तो 3rd ही आएंगे सबसे पहले, है ना। M हिदायतुल्ला जी 6th में है, और जो BD जत्ती हैं ये 5th में है, और जो गोपाल स्वरूप पाठक जी हैं ये हमारे 4th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो 1 आएगा पहले, देन इसके बाद 4, फिर 3 और फिर 2। तो 1 4 3 2 आंसर A में है, सो आंसर इज ऑप्शन A।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन इन काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा में जिनमें सबसे ज़्यादा सीट है उन्हें सबसे बाद में लगाना है, यानी सबसे कम सीट से शुरुआत करनी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर इन्होंने पूछा है, तो पहले यही ध्यान देना। देन वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, पंजाब है और कर्नाटक है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत टफ है आंसर करना, है ना, क्योंकि इतना तो रट के जाना मुश्किल है कि किस स्टेट में राज्यसभा के कितने सीट हैं। बट ना सीडीएस वगैरह में भी अब ये पूछने लग गए हैं, आप देख सकते हो 2025 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, तो सिविल सर्विस में भी ऐसे सवाल पूछे जाने में टाइम नहीं लगेगा। वो ये नहीं पूछेंगे किसमें कितना नंबर है, ऐसे मैच करने के लिए स्टेट पीसेस में देते हैं, बट वो ये जरूर पूछ लेंगे कि सबसे ज़्यादा किसमें है, या फिर ये ऑर्डर लगा लो क्रोनोलॉजिकली, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, राइट, क्योंकि देखो सीडीएस वगैरह में पूछ रखा है इन्होंने। सेकेंड, तो थोड़ा अगर हमें बेसिक आइडिया हो ना तो ईजी वाले तो हम एटलीस्ट कर लें, बहुत टफ पूछ लेंगे अगर हिमाचल में कितना, लद्दाख में कितना, ऐसे करके तो मुश्किल हो जाएगा, बट टॉप वाले हम याद कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत बार याद करवाया है कि कई बार ये पूछा गया। ये आप देख सकते हो, यूपी में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार और वेस्ट बंगाल में 16, उड़ीसा में 10। ठीक है, मैंने लिख के आपको याद कराया है। तो अगर ये भी आपको पता हो ना तो काम बन जाता है, आई गेस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। तो यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और उड़ीसा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसमें से सबसे ज़्यादा किनके पास है, तमिलनाडु के पास है। देखो यूपी में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है और तमिलनाडु में 18 है। ठीक है, यूपी में 31, महाराष्ट्र में 19 और तमिलनाडु में 18। देन ये देखो इन्होंने पूछा लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ सीट इन राज्यसभा, तो इनमें से सबसे ज़्यादा बिहार में है। अगर आप बिहार में देखो कितने सीट है तो 16 सीट है। तो बिहार और वेस्ट बंगाल 4th नंबर में आता है क्योंकि इनके पास 16 सीट है। ठीक है, तो यूपी में कितना है, 31, महाराष्ट्र में कितना है, 19, तमिलनाडु में कितना, 18 और बिहार और वेस्ट बंगाल में कितना है, 16। देखो मैप से याद करवाता हूँ, सबसे ज़्यादा ये यूपी में है ना 31, देन इसके बाद महाराष्ट्र में है 19 और इसके बाद तमिलनाडु में है 18 और इसके बाद आप आओ बिहार और वेस्ट बंगाल में दोनों जगह है 16। तो ये आप देखो इस तरह से पूरा कवर हो जा रहा है हमारा इंडिया। और इसके साथ ही देखो कई बार ये ऐसे पूछ लेते हैं, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तो ये थोड़ा मुश्किल है याद करना। गुजरात में 11 है, कर्नाटक में कितना है 12 और केरल में है 9 और उड़ीसा में है 10। ठीक है, देन ये इन्होंने एमपीपीएससी में पूछा था कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो आंध्र प्रदेश में हमने पढ़ा 11 है, उड़ीसा में 10 है, तमिलनाडु में 18, महाराष्ट्र में 19। सबसे पहले किसका है, सबसे पहले आता है यूपी में 31 सीट, देन महाराष्ट्र में 19, इसके बाद तमिलनाडु में 18 और उसके बाद किसका नंबर आता है, उसके आता है बिहार और वेस्ट बंगाल का जिसमें 16 सीटें हैं। ठीक है, बिहार वेस्ट बंगाल का इसमें 16 सीटें। अब तो याद हो गया होगा आपको, टॉप 4 आपको याद हो गया होगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो बाकी के देखो लार्जेस्ट नंबर ऑफ, हाँ ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं ठीक ठाक। अब ये देखो, तो इसमें कह रहे हैं वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक। अगर हमें पता है कि टॉप 4 में कौन है तो सबसे पहले कौन है, यूपी जिसमें 31 सीट है, देन इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है 19 सीट है, थर्ड में कौन है, थर्ड में तमिलनाडु 18 सीट के साथ और फोर्थ में बिहार और वेस्ट बंगाल है 16 सीट के साथ। ठीक है, ये 4 तो हमें याद है। अब अगर इसके बेस पे हम सॉल्व करें तो इसमें से किनका नंबर आता है, वेस्ट बंगाल है, हाँ है, तो इसमें 16 सीट्स है, तो सबसे ज़्यादा सीट तो इसी में है 1 में। तो अगर हम देखें तो शुरुआत हमें किससे करनी है, शुरुआत सबसे कम से करनी है, हमें तो सबसे ज़्यादा वाला पता है तो हम इधर से सॉल्व करेंगे राइट साइड से, तो ये तो होगा नहीं आंसर। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं सॉल्व करने के बाद भी मिस्टेक कर देंगे, डिसेंडिंग लगा देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, बहुत दुख भी होगा क्योंकि जब आंसर पता हो और हम गलत लगा लें तो बहुत दुख होगा। तो ये सी तो नहीं होगा। देन इसके बाद किसका नंबर आता है, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक। तो अभी हमने पढ़ा कर्नाटक, तो कई बार इन्होंने पूछा, ये देखो आप, है ना, यहाँ भी पूछा इन्होंने कर्नाटक में कितनी सीट है, तो 12 सीट है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में कितनी सीट है, 12 सीट है। और इसके बाद आप देखो यहाँ भी इन्होंने पूछा है, बाद में भी तो कई बार इन्होंने पूछा है, तो इस हिसाब से 4 आएगा, तो 1 के बाद 4 आएगा, यानी ये भी हट गया। अब हमें ये दोनों में चेक करना है। तो अगर पंजाब और राजस्थान में हम फंस भी रहे हैं तो हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, मेजर फैक्टर नहीं है, बट हम आइडिया लगा सकते हैं कि राजस्थान में 10 सीट है, देन पंजाब में 7, मतलब ये पता कर सकते हैं राजस्थान ज़्यादा है, पंजाब उससे थोड़ा कम है। ठीक है, तो राजस्थान में कितनी सीट है, 10 और पंजाब में कितनी है, 7। तो इसके बाद किन का नंबर आएगा, 10 है किसमें, राजस्थान में, देन इसका पंजाब में, आंसर है ए। तो सबसे कम सीट किनकी है, सबसे कम सीट पंजाब की है, 7 है। देन इसके बाद राजस्थान में 10 सीट है, कर्नाटक में 12 सीटें और वेस्ट बंगाल में 16 सीटें हैं। ठीक है, सो या दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे अगर आपको 4-5 पता है स्टार्टिंग वाले। तो एक बार ये भी देख लो कि केरल में कितनी सीटें हैं, 9, और उड़ीसा में कितनी सीटें हैं, 10। पंजाब में कितनी सीटें हैं, 9, सॉरी पंजाब में कितनी सीटें, 7। ठीक है, पंजाब में 7 सीटें हैं राज्यसभा की। वैसे वो राज्यसभा का ही पूछते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें कह रहे हैं पेयर ऑफ स्टेट दिएगा और आपको उनका फॉर्मेशन डेट बताना है।
अरुणाचल प्रदेश 1986, तेलंगाना 2013, गोवा 1986 और उत्तराखंड 2001। ये भी आसान क्वेश्चन है अगर आपको याद है चीज़ें तो। देखो अरुणाचल प्रदेश ना 1987 में स्टेट बनता है, तेलंगाना 2014 में सबको पता है, गोवा 1986 नहीं 1987 में, और उत्तराखंड जानते ही हो आप 3 स्टेट, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 2000 में बनता है। तो चारों गलत है, सो आंसर इज डी नॉन। हाउ मेनी नेशनल पार्टीज पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन ऑफ इंडिया हेल्ड इन 1952। देखो इलेक्शन पे डेप्थ में क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके फैक्चुअल डेटा भी हमें प्रिपेयर करने होंगे, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते। तो अभी रिसेंट का जो पेपर हुआ ईपीएफओ का, वहाँ पे भी इलेक्शन पे डेप्थ में क्वेश्चन आया, वीवीपैट वगैरह के बारे में उन्होंने पूछ लिया है ना। तो इलेक्शन मेथड, इलेक्शन प्रोसीजर भी आपको पता होना चाहिए। फैक्चुअल डेटा भी उन्होंने पूछा कि पहली बार ईवीएम कहाँ लगाया गया, कैसे लगाया गया, राइट। तो इलेक्शन कमीशन की ही पोस्ट है फेसबुक वाली, इसमें उन्होंने बताया कि 14 नेशनल पार्टीज़ का जो सिंबल जिन्होंने कॉन्टेस्ट करा था फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, जो कि 1952 में हुआ था, 51-52 में पहली बार आम सभा हुआ था, तो वहाँ पे 14 नेशनल पार्टीज़ कौन कौन सी थी। देखो एक थी अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये आप इनके लोगो भी देख सकते हो, बोल्शेविक पार्टी भी थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था जो कि मार्क्सिस्ट ग्रुप वाला, देन सोशलिस्ट पार्टी थी, ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ है, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, अखिल भारतीय रामराज परिषद है ना, रामराज परिषद भी था, देन रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, उसके बाद कृषिकर लोक पार्टी है, इसमें किसान की लोगो है, देन इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उस टाइम पे इनकी लोगो आप देख सकते हो क्या थी, और कम्युनिस्ट पार्टी है, देन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, देन किसान मजदूर प्रजा पार्टी है, राइट। तो कितनी पार्टीज हैं, 14 पार्टीज हैं, सो आंसर इज सी 14। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ पंचायत अकाउंट मेंशन। देखो ये मैंने आपको बताया है कि पंचायत के आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए और इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने कई बार आपको याद भी कराया है ये इस तरह के सवाल, तो बेयर एक्ट से भी याद करवाया है इनफैक्ट। तो ये आप देखो, जब हम बात करते हैं ऑडिट ऑफ पंचायत की, तो इनमें आता है 243J है ना, देखो स्टार लगा करके लिख रखा है मैंने। तो 243H में पावर टू इम्पोज टैक्सेस, और K में इलेक्शन है, ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। K में इलेक्शन है, ये याद रखना, 243K में इलेक्शन की बात है, J के बाद K आता है। अगर ऐसे दिक्कत हो ना तो ऐसे याद कर लो, J 10th में आता है, तो 10th पोजिशन में ऑडिट की बात है, ठीक है, और 11th में इलेक्शन की बात है। कैसे भी करके आप याद रखो, ट्रिक बनाओ या ऐसे रटो, जैसे भी करना है करो, बट याद होना चाहिए। और डी में रिजर्वेशन की बात है, ठीक है, सीटों का रिजर्वेशन किस में है, 243D में है, 243D में सीटों के रिजर्वेशन की बात है। तो ये 4 वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही 4 आपसे वो यूजुअली पूछते हैं। तो यहाँ पे ऑडिट की बात 243J में, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो स्पीच और एक्सप्रेशन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकती है, और ये किन ग्राउंड्स पे हो सकता है, सोवरेंटी और इंटीग्रिटी के बेस पे, पब्लिक ऑर्डर पे जब कोई बात आती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है तो, या डिफेमेशन के केस में। तो देखो ये तो आप जानती हो हमारे पास बोलने की आज़ादी है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आज़ादी एब्सोल्यूट है, आप कुछ भी बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, नहीं, कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस है, राइट। और ये रेस्ट्रिक्शंस किन बेस पे, देखो मैंने आपको पूरा पढ़ाया है ना, बेयर एक्ट नहीं, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे, बेयर एक्ट में ही पढ़ाया, बट फंडामेंटल राइट के टाइम पे मैंने आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाया था, और सारे PYQs भी कराए थे, राइट। और ये मैंने आपको बताया था F को हटा दिया गया है, जिसमें एक्वायर्ड, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी की बात की जाती है। और इसमें आप देखो तो इन्होंने बताया है कि नथिंग इन सब क्लोज सी ऑफ द सेड क्लोज शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, है ना। इसमें इन्होंने बताया है कि अगर बात आती है कोई भी लॉ जो इम्पोज्ड है इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट कन्फर्ड बाय द सेड सब क्लोज। मतलब अगर बात आती है सॉवरेंटी की, इंटीग्रिटी की, पब्लिक ऑर्डर की, मोरलिटी की, तो इनमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है स्टेट के द्वारा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सब क्लोज सी रोकने का काम नहीं करेगा। अगर इन चीज़ों पर बात आती है तो डेफिनेटली स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, यानी तर्कसंगत तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है सॉवरेंटी पे, पब्लिक ऑर्डर पे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे, डिफेमेशन पे, मोरलिटी पे, इन चीज़ों पे। सो आंसर इज डी। देन ये देखो, पहले ही पूछ रखा है इन्होंने JKPCS में, ये पूछा है इन्होंने कि डिफेमेशन इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)A। तो ये बात तो सही है, अभी हमने पढ़ा। दूसरा कह रहा है राइट टू रेपुटेशन इज इनहेरेंट राइट अंडर आर्टिकल 19। देखो राइट टू रेपुटेशन आपके आर्टिकल 21 के अंदर आता है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू रेपुटेशन, इवन राइट टू
सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी हमारे आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार जिसको कहते हैं, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, गरिमा पूर्वक, सम्मान पूर्वक, तो वो चीज़ें आर्टिकल 21 के अंदर आती हैं। तो सेकंड तो गलत है, तो यही होगा आंसर। पहला सही है बट दूसरा गलत। देन ये देखो, इन्होंने पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द स्टेट। तो स्टेट के द्वारा कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर। तो ये किससे रिलेटेड है, यानी ये जो रेस्ट्रिक्शंस है किन चीज़ों पे लगाए जा सकते हैं। तो डिफेमेशन पे डेफिनेटली, डिसेंसी या मॉरलिटी पे हमने पढ़ा, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अगर कोई दंगा भड़का रहा है, कोई ऑफेंस को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, तो उस केस में भी अगर कोई ऐसे भड़काऊ बयान, भड़काऊ भाषण दे रहा है, तो उनमें भी स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। सो आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। एक सवाल और है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ sovereignty and integrity of India, dignity of council of minister, dignity of office of prime minister, dignity of constitutional function। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन है, जब हमारे देश की इंटेग्रिटी पे बात आती है, सॉवरेंटी पे बात आती है, तो उस केस में अगर कोई उसके खिलाफ जाकर कहता है तो डेफिनेटली स्टेट उन पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो ये पूरा PYQ का वेब है, इन सवालों को करने के बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो जैसा कि आपने एनालिसिस में समझा कि सारे सवाल ऑलमोस्ट PYQs के रेफरेंस से होते हैं, NCERTs वगैरह अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, स्टैंडर्ड बुक्स प्रिपेयर कर लें, PYQs को अपने टिप्स पे कर लें, तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी और ये हर PYQ एपिसोड से आप समझते हो।